67 में मानता हूं कि फर्स्ट लैंडमार्क है जबकि सोशलिस्ट का अराइवल होता है, लेकिन जो रियल सोशलिस्ट का अराइवल जो आपका प्रश्न है वो 90 है, अराइवल ऑफ लालू प्रसाद। कैसे एक इमर्ज करता है उस छोटे से गांव से निकल करके। अब इनकी जो शादी होती तो वो बहुत ही एल्फुनेस्ट, उस हिसाब से बहुत कंपेरिजन में बहुत समृद्ध थे, लेकिन इनकी तो झोपड़ी थी। मुख्यमंत्री कोई अजब चीज नहीं होता है, तो तुम्हारे आपके बीच से निकलता है, तो उस पार्ट तक ठीक। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि उसको उन्होंने बाद में उसको भुनाया था। इनके मंत्री थे जो उत्तर प्रदेश से घुसते हैं, अब बिहार घुसते हैं, तो गाड़ी इनकी एम्बेसडर डगमग करने लगती है, तो कहते हैं बिहार आ गया क्या। कर्पूरी जी भी लालू जी के घर जाते हैं। तो एक तरफ से वो एक्सेप्टेंस था कि चलो एक लीडर के रूप में इमर्ज कर रहा है, लेकिन उनको लगता था कि इस आदमी का जो पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कोसेंट है वो उतना रीच नहीं है। इमरजेंसी में कर्पूरी जी का जो 19 महीने काम है बिहार से बाहर रखे वो फेनोमेनल। जनवरी में अनाउंसमेंट होता है चुनाव होगा, जेपी अनाउंस करते हैं कि बहुत खुशी हो रही बता करके कि इस सभा में कर्पूरी ठाकुर भी उपस्थित है। तालियां बजती है, मंच से उतरते हैं अप्सरा सिनेमा के पास जो अब नहीं है, वहाँ उनको अरेस्ट किया जाता है। पुलिस को कहते हैं कि नाकाम पुलिस, निकम्मी पुलिस, 19 महीने तुम गिरफ्तार नहीं किए, अभी अनाउंसमेंट हुआ तुम पकड़ने आए। छोटी छोटी बातें हैं कि गरीबों का फी माफ़ करना, वृद्धा पेंशन के बारे में बताता हूँ कि एक बार वो एमएलए बने तो एमएलए बनते थे, माँ देती थी 25 पैसा, पिताजी देते थे, पिताजी के पास था नहीं, पिताजी निकल गए, उसी से उनको ख्याल आया कि बूढ़ों के पास ही पैसा हो। तो ये छोटी छोटी चीज सारी जो है लालू प्रसाद नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के नर्सरी से लाए हैं। नीतीश जी ने ज्यादा गुलाब लाए हैं, लालू जी कुछ कांटे भी उखाड़ दिए। अब नीतीश जी बड़े क्यों लगते हैं कि लालू जी के टाइम में माइनस बहुत ज्यादा था। हम रेमिटेंस टैपरेटर से इसको एकदम आईटी के हाई एंड पर ले गए। अब मुझे कुछ अपने पोते पोतियों की कहानी सुनानी होगी तो मैं बहुत प्राउडली कहूँगा कि आई कवर्ड वन ऑफ द बेस्ट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है बिहार संवाद के इस एपिसोड में। हम लोगों के लिए बहुत सम्मान का विषय है कि इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पॉलिटिकल हिस्टोरियन मैं मानता हूं, जिन्होंने बिहार के पॉलिटिक्स को जिस शिद्दत के साथ, जिस श्रद्धा के साथ रिकॉर्ड किया है, वो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। इनकी 3 पुस्तकें, एक जो लेटेस्ट है द जननायक कर्पूरी ठाकुर, एक जेपी टू बीजेपी बिहार आफ्टर लालू एंड नीतीश, और एक जो इनकी पहली पुस्तक है ब्लूम्सबरी के द्वारा प्रकाशित 2015 में आपने इसकी शुरुआत की थी, रूल्ड और मिसरूल्ड द स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार। आप देख सकते हैं कि ये फ्लैग्स बयान करते हैं कि इसको कितने शिद्दत से पढ़ा गया है। और आपके लिए बताना चाहता हूं कि इसके हिंदी ट्रांसलेशंस भी रूल्ड और मिसरूल्ड का कितना राज कितना काज वाणी प्रकाशन के द्वारा, कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर द जननायक का हिंदी संस्करण पेंगुइन के द्वारा प्रकाशित है। संतोष सिंह जी, आपका स्वागत है बिहार संवाद के इस संस्करण में। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच गुरु। इतना मैं जानता हूं कि इंटेंस डिस्कशन होने वाला है। हम लोग एक दूसरे को काफ़ी समय से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा एक पाठक चाहिए था। तो एक पाठक मुझे लगता है कि आज मिल गया है और अच्छे प्रश्न आएंगे। नहीं, थैंक यू सो मच सर। और बिहार, जैसा कि साथियों हम जानते हैं कि एक एपिसेंटर रहा है। आपने अपनी पुस्तकों में ये भी बताया है कि वो चाहे 1934 में एंटी कांग्रेसिज्म का एपिसेंटर बनना हो, आपातकाल के विरोध में स्वर बुलंद करने का एपिसेंटर बनना हो, और एक लंबा फेज जो कमंडल की राजनीति का जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के द्वारा कहा गया है, उसका भी एपिसेंटर बनना हो। इन 3 एपिसेंटर्स को आपने काफी क्लोजली फॉलो किया है। आपने रूल्ड और मिसरूल्ड के लिए 105 से अधिक लोगों का इंटरव्यू किया है, और जो भी बातें, जो भी तथ्य, जो भी ऑब्जर्वेशंस इसमें हैं, ऑल ऑफ देम, ईच एंड एवरी इज फैक्चुअली बैक्ड बाय रेफरेंसेस एंड फुटनोट्स। आपकी यात्रा की शुरुआत, आपका जन्म कहां होता है, आप पत्रकारिता में कैसे आते हैं, 2006 में पटना लौटना कैसे होता है,
अपने दर्शकों के लिए मैं चाहता हूं थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालें। मुझे खुशी हुई कि आफ्टर इतने सालों के बाद किसी ने ये सवाल पूछा। और सीधे लोग किताब पर आ जाते हैं, मेकिंग ऑफ बुक्स पूछते हैं, मेकिंग ऑफ ऑथर नहीं पूछते जी। हैं, मेकिंग ऑफ जर्नलिस्ट नहीं पूछते हैं। Correct. अभी रास्ते में बातचीत हो रही थी तो मेरा जिला पूछा जा रहा था, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा साबका 3 जिले से है। जी। मेरा जब जन्म हुआ तो भागलपुर था, बाद में कट के वो बांका हो गया, समूहगंज थाने में रामचुआ गांव है, अमरपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में आता है। फिर वहीं से 5 किलोमीटर दूर तारापुर एक जगह है, वहाँ पिताजी ने घर बना लिया, वो मुंगेर में है। तो मैं 3 जिले का वासी हूँ, ये तो पहले स्पष्ट कर दूँ। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ। मेरे पिताजी हाई स्कूल के शिक्षक थे जो 2021 में कोरोना से गुजर गए। और हम लोग गांव में सिर्फ यही था कि माँ बचपन में यही बोला करती थी कि पढ़ो, अपनी भाषा में कहती, पढ़वें नहीं तो करवें की, नहीं पढ़ोगे तो करोगे क्या। तो ये हम एक डेमोक्लिस का स्वॉर्ड हमेशा हम पर लटका रहा था, चारों भाइयों पर। तो हम लोगों ने कहा पढ़ना है, तो पढ़े। समय के क्रम में पिताजी का लक्ष्य था कि चारों ग्रेजुएट हो जाए, बस कहीं किरानी विरानी लग जाए चलेगा। लेकिन हमने उन चारों भाइयों ने सरप्राइज किया। मैं स्ट्रगल उन सबसे ज़्यादा किया। मैं गया था सिविल सर्वेंट बनने के लिए, लेकिन पत्रकार बन के लौटा, लेकिन उसका मुझे कोई दुख नहीं है। अब आज के डेट में मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट। और मेरे तीनों भाई बैंकर्स बने। तो ये जर्नी पत्रकारिता में कैसे आया, वो दिल्ली में जब मैं गया तो मैं ज़रूर श्रेय दूंगा इस मंच से। अभी कमलेश किशोर सिंह जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं इंडिया टुडे के, बड़े नाम हैं। अभी उनका ताऊ आता है आप तीन ताल में, तो वो हमसे उम्र में छोटे हैं, यूनिवर्सिटी में। अच्छा। 2 साल, लेकिन जर्नलिज्म में 2 साल सीनियर हैं। तो वो गए, उन्होंने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म बेंगलोर था, उनका फॉर्म भरा, तो बड़ा उसके बारे में बताया, उनका हो भी गया। तो वहाँ गए तो एक अलग जगह हमको कि एक वैकल्पिक प्रोफेशन हो सकता है। तो 96 के वर्ल्ड कप में लेटेस्ट टू द एडिटर मैंने काफ़ी लिखा, पायनियर में काफ़ी छपे, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे, कुछ टाइम और फ्रंट लाइन जैसे जगह में छपे। तो बड़ी लगा कि अरे यार मैं लिख सकता हूँ अंग्रेजी। एज अ स्टूडेंट ऑफ एसीजे? मैं स्टूडेंट तो इंग्लिश लिटरेचर से किया, टीएनवी कॉलेज से करके गया था। एसीजे में कब गए आप? एसीजे मेरा 97-98 था, लेकिन मैं 96 में जब वो कमलेश गया ना तो अलग जगी। तो मैं सोचा कि बट प्रकाशित आप एसीजे में जाने से पहले से होने रहे थे? हाँ, प्रकाशित हो रहे थे। हाँ। तो वो जो नाम देखने लगे ना तो मुझे लगा कि यार कुछ बात थी। फिर मैं 97-98 के बैच में मैं वहाँ गया और पूरे नॉर्थ बिहार से मैं अकेला 20 का सिलेक्शन हुआ था। अब मुझे कुछ नहीं, मतलब वो अंग्रेजी और जनरल नॉलेज आता था और हमने वो डिक्शनरी सीखी हुई थी। अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ, अगर वो एक कागज़ का ठोंगा जिसको बोलते हैं वो गिरा हुआ, तो उसमें क्या वर्ड्स हैं वो भी हम लोग देख लेते थे, इसका मतलब क्या होता है। भार्गव मैंने एसीजे का जब प्रिपरेशन हो रहा था तो बोला कि वर्ड पावर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने कहा कितना हुआ, तो उसमें कि जो एक ऑक्सफोर्ड, छोटा सा ऑक्सफोर्ड था, तो मैं रोज़ ये देखता था कि कौन सा वर्ड मैं अल्फ़ाबेटिकल नहीं जानता हूँ। ओह, ऐसे। तो जब 1,20,000 वर्ड होगा, पता नहीं कितना रिटेन किया। तो कमलेश ने कहा कि अब आपका हो जाएगा। लो एंड बिहोल्ड हो गया, मैं सेलेक्ट हुआ। तो फिर गाड़ी चल पड़ी, स्ट्रगल था। एशियन एज दिल्ली से स्टार्ट किया, फिर स्टेट्समैन दिल्ली गया, फिर ब्यूरो चीफ रहा स्टेट्समैन भोपाल। हाँ, वापसी मेरी हुई जब नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार जब बनते हैं 2005 के नवंबर में, तो कॉन्फिडेंस लोगों को आया, घर से भी कॉल आया कि तुम पटना में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं एक स्टेट्समैन के बड़ा ही सीरीन एटमॉस्फेयर में था, जिसके बारे में इसने इकबाल ने कहा है, कुछ दिल फरेब हो कोहसार का नज़ारा कि पानी भी उठ कर मौज बन के देखता हो। तो इतने खूबसूरत शहर में मैं था, तो मुझे लगा कि आऊँ नहीं। पूरा 1 बीघा में आप कैन यू इमेजिन, मतलब कि न्यू मार्केट के पास E41-45 बंगलोज, मेरे सारे पड़ोसी मंत्री, स्पीकर, इस टाइप। तो क्वालिटी लाइफ थी, कल्चर था, सब कुछ था, पैसा नहीं था। और फिर बिहार बुला रहा था कहीं ना कहीं, बिहार वॉज बैकनिंग अस। तो मैं बिहार आया, मैं टेलीग्राफ ज्वाइन करता हूँ और फिर 2008 से मैं अभी तक एक्सप्रेस में हूँ। 18 साल हो गया है पूरे जर्नलिज्म का, 27 वर्ष कैरियर। फिर मैं जब यहाँ आया तो आपने जैसे देखा कि अपने से लिख करके आप पांडुलिपि जाते हैं तो आपको महत्व नहीं देता, अगर पब्लिशर आते हैं आपके पास तो आपका इंपॉर्टेंस होता है। तो 15 में मुझे कॉल आया, जनवरी फरवरी में, कि आपको हम 5 साल से कवर कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, आपकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, हम आपसे किताब चाहते हैं। तो मैंने छूटते हुए कहा कि आपको किताब इलेक्शन के पहले चाहिए। तो कहा हाँ। तो बहुत ही दुरूह काम था, मैं बिहार को कुछ नहीं जानता था। जितने लिस्ट बनाई, सुरेंद्र किशोर, नलिन वर्मा जैसे जर्नलिस्ट ने मिला, जितने पुराने जर्नलिस्ट, जितने पुराने पॉलिटिशियन, प्राइमरी कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर्स, जो भी कुछ जानता हो, तो मैं बस सुबह में निकल जाता था और सबसे मैं 1.5 घंटा मांगता था, उससे कम नहीं लूँगा मैं।
वो इवेंचुअली 2.5 घंटा हो जाता था। तो ऐसे करके मेरा था कि बिहार पर लिखी हुई अरविंद नारायण की दास रिपब्लिक ऑफ बिहार था, और कुछ और किताबें थी एक रिसर्च टाइप की। उसका कंटेम्प्रेरी नहीं पढ़ना चाहा। शंकर सर ने लिखा, शंकर सिंह ठाकुर ने लिखा था। मैं नहीं चाहता था कि उनके लैंग्वेज से, उनके फैक्ट से, मैं क्यों हम वो इसी कंटेम्प्रेरी बिहार को हम मैप करना चाह रहे थे। और रूल और मिसरूल टाइटल मेरा नहीं, उन्हीं का दिया हुआ था। रूल उन्होंने दिया कि इसी अलोंग लिखा है। मैंने ऐड किया कि हमको एक कनेक्टिंग चैप्टर चाहिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लालू प्रसाद की जर्नी कैसे रही, रीडर्स को वो गैप नहीं रहे। तो वही पहला चैप्टर जेपी टू बीजेपी बन गया बाद में। वाह, जो आप देख रहे हैं मेरा पहला चैप्टर है, तो उसी को मैंने 100 ईयर्स का, तो ये इसी तरह से मेरी पुस्तक की जर्नी स्टार्ट होगी। फिर अब ज़्यादा बोलूँगा तो आत्म प्रवंचना होगी। आप प्रश्न पूछे विषय पर। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि आपने जो भी प्रारंभिक उद्बोधन दिया उससे दो चीज़ें निकल के आई हैं। पहला, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार आना, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले का बिहार, और हम लोग भी उस बिहार में बड़े हुए हैं। वो बिहार कैसा था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पटना हाई कोर्ट ने उस दौर को जंगल राज की संज्ञा दी थी, लॉलेसनेस, नो रूल ऑफ लॉ। आपने उसका और ऐतिहासिक और अकादमिक अध्ययन किया है। और संतोष जी, हम अपने बात की शुरुआत करें उसमें ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति पे एक अमिट छाप छोड़ी है, और इनफैक्ट अभी भी लालू प्रसाद यादव जी ने। आपने अपनी पुस्तक रूल और मिसरूल में बहुत अच्छा कवरेज किया है उनके विषय में। तो आप अगर लालू जी को परिभाषित करना हो विशेष तौर पे 1990 से लेकर के 2005 तक उनके व्यक्तित्व और उनके शासनकाल को, तो दो प्रमुख ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके स्मरण में आज भी ताज़ा हैं? देखिए, अब एक रिसर्चर अगर किसी चीज़ को देखता है तो मुझे लगता है कि 360 डिग्री एंगल में देखता है। और पब्लिक डिस्कोर्स में कुछ सिलेक्टिव बातें आती है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वो और भी सिलेक्टिव हो जाती है। वो हमारा काम नहीं है। तो मैं लालू प्रसाद को जब मैंने अप्रोच करना शुरू किया तो मैं जानना चाहा कि मेकिंग ऑफ लालू प्रसाद कहाँ है। तो मुझे लगा कि सबसे इस चीज़ को जानने के लिए फुलवरिया जाना चाहिए। मैं उनके गांव चला गया, गांव चला के वहाँ बातचीत किया। तब उनके गांव वालों से मिला जिनसे ये बहुत दिनों से मिले भी नहीं होंगे, कुछ लोग जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उनकी जर्नी देखी थी। तब उन्होंने जो बहुत सारी कहानियाँ बताई कि कैसे एक इमर्ज करता है उस छोटे से गाँव से निकल करके। अब इनकी जो शादी होती तो वो बहुत ही इन्फ्लुएंस उस हिसाब से बहुत कंपैरिजन में बहुत समृद्ध थे। सलार किला वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अभी भी मुझे याद है कि पक्का का मकान है, दोनों तरफ शेर के वो स्टैचू बने हुए हैं। तो रॉ पावर दिखा रहा है वहीं से कि कहाँ से आता है। लेकिन इनकी तो झोपड़ी थी। तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक जो सोशल चर्न चल रहा था, 3 खंड में पीछे ले जाऊँगा मैं। 67 की जर्नी, आपने 34 की शुरू की सोशलिस्ट मूवमेंट को, उसको छोड़ देते हैं। 67 में मानता हूँ कि फर्स्ट लैंडमार्क है जबकि सोशलिस्ट का अराइवल होता है। उसमें साथ में और भी पार्टियां, लेकिन लीड सोशलिस्ट करती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। मेन लीडर कर्पूरी ठाकुर थे, महाप्रसाद सिन्हा की सरकार बनी थी। उसमें राम मनोहर लोहिया गोलवरकर की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद फर्स्ट एक तरह से कहिए कि एक्सेप्टेंस जनसंघ का होता है। थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, जिसका वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं कि आज भी वो राजनीति लौट करके आ रही है। 67 और आज 2024-2025 में भी वही नारा, वही भाव लौट करके आ रहा है। तो राजनीति में शब्द और व्याकरण बहुत लंबे समय तक चलता है और अप्रासंगिक नहीं होता है। सॉरी, कैरी ऑन। मुझे लगा कि वर्तमान के ऑडियंस को ये जानना जरूरी है। एकदम अच्छा किया आपने बता दिया। अब आप छेड़ेंगे तो मैं और भी चला जाऊंगा, लेकिन मैं तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कट टू कट जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि आप भी प्रश्न होंगे आपके। तो 67 का लैंडमार्क इसलिए हिस्ट्री है कि एक कांग्रेस का मोनोलिथिक स्ट्रक्चर टूटता है। करेक्ट। तो उनका जो तिलस्म था कि हम हार नहीं सकते हैं, कि लोहिया जी ने बता दिया कि आप हार के चले गए। उनकी कर्पूरी जी नहीं बने, लेकिन सोशलिस्ट की सरकार बन गई। और सबसे जनसंघ को जो एक तरह से एक टैग लगा हुआ था अनटचेबिलिटी का, वो टैग पहला खत्म हुआ। तो ये जो लोग बाद में बोलते हैं कि ये जेपी ने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया, आई वॉन्ट टू करेक्ट देम, ये लोहिया ने किया पहले फर्स्ट। सेकेंड 77 हम सब जानते हैं, फेम्ड 77 का जनता पार्टी सरकार बनती है, वो सोशलिस्ट का अराइवल 2 है। लेकिन जो रियल सोशलिस्ट का अराइवल, जो आपका प्रश्न है, वो 90 है, अराइवल ऑफ लालू प्रसाद, कंप्लीट एसेशन ऑफ सोशलिस्ट रूल। उसका जो डोमिनेंस है इन सम फॉर्म और द अदर, बीजेपी उसकी पार्टनर रही, बाद में एक लंबे समय तक रही, अभी भी है,
लेकिन उसको रूल किया सोशलिस्ट ने, वेदर लालू प्रसाद, उनकी वाइफ राबड़ी देवी और ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो वो सोशलिस्ट अराइवल 90 में होता है। लालू जी को मैं 2-3 पार्ट में देखता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मुझे DN गौतम ने बताया था कि ही वॉज कीन कि डेवलपमेंट के काम हों। वो बताया कि कैसे रूल एंड लॉ में कैसे काम कर सकते हैं, वो बनते हैं, उनको चिड़ियाखाना में बुलाते हैं, एक लंबा डिस्कशन होता है कि गौतम साहब बताइए क्या क्या किया जाए। मैं थे उनके पास कुछ, लेकिन जब उसी बीच में क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती चली जाती है। 89 हुआ, 89 के बाद आप जानते हैं उसमें मंडल कमंडल बात हुआ। इम्पॉर्टेंट 91 जो होता है, जब इनको 48 सीटें डिवाइडेड बिहार में आ जाती है, तो इनके दिमाग में सोशल कम्बिनेशन चला जाता है कि हमारे पास सोशल कम्बिनेशन काफ़ी है जिताने के लिए, हम डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम नहीं भी करेंगे तो काम चल सकता है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि 92 तक आते आते थोड़ा डिसएरे शुरू हो जाता है। आप देखिए बड़े नेता सब अलग होना शुरू हो जाते हैं, VP सिंह अलग होना शुरू हो जाते हैं, रामविलास पासवान, शरद यादव और इवेंचुअली नीतीश कुमार 94 में अलग हो जाते हैं, जो सबसे करीब उनके चाणक्य कहे जाते थे, इनके प्रेस रिलीज लिखा करते थे और मोटरसाइकिल से स्कूटर से घुमा करते थे, कहते थे कि मैंने लिखा है लेकिन लालू जी के नाम से छाप दीजिए। ये उनके ड्राफ्ट्समैन हुआ करते थे। तो और बहुत इस मामले में खुश थे कि भाई चलो, लेकिन वो जब दरकिनार लालू जी ने करना शुरू किया, उनका स्टेचर बढ़ता चला गया 92 के बाद, तो गवर्नेंस डिफिसिट भी साथ साथ होता चला गया। तो मैं ये मानता हूं कि फर्स्ट टर्म में, फिर भी मैं फर्स्ट टर्म में क्रेडिट देता हूं, जो ये गरीब गुरुओं की आवाज़ बोलते हैं, उन्होंने लोगों को खाट दिया, उन्होंने असर्सन दिया, चेयर्स दिया। थाने में लोग पहले नीचे जाके बैठते थे जमीन के, उनकी जाति के लोग भी, EBC के लोग भी, दलित भी। लालू जी ने आवाज़ दी तो लोगों ने बेंच पर बैठना शुरू किया, कुर्सियों पर बैठना शुरू किया, उन्होंने चेयर को फील करना शुरू किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी को बीच सड़क पर ले गए, वो उन्होंने प्रोटोकॉल से निकाला कि भाई हम अन्य मार्ग में नहीं हैं, हम या जो भी पहले एड्रेस हुआ करता था वहाँ नहीं है। गरीबों को नहलाया, बताया, DM को बताया ये तुम्हारा सेवक है, पब्लिक सर्वेंट सर पर स्ट्रेस किया कि तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं है तुम्हारा। जो लोग वीडियो देखने के लिए तरसते थे वो DM को रोड पर देख रहे थे। मुझे याद है मैं गाँव में था एक बार, तो मैंने एक बाबा को कहा कि बाबा चलिए ना, जॉर्ज फर्नांडिस आए हैं समूहगंज में, उनको सुनेंगे। तो कहते हैं बड़का वो वीडियो है क्या। आप देखिए कि वीडियो कितनी हलक थी सत्ता के पाने वाले कि एक उतने बड़े कद्दावर नेता के बारे में कह रहा है वीडियो हो क्या। ये देखता था कि प्रशासन कितनी दूर थी लोगों से। तो उन्होंने वो असर्सन लाया, लेकिन सैडली वो सिंबॉलिज्म में हो गया। उनके जो लोग डिराइड करते हैं कि चारा घोटाला, वो जो चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय, ये सब ये अच्छे कंसेप्ट थे। उसके लिए वेयर विदल होते, उसके लिए एक योजनाएं होती, तो प्रौढ़ शिक्षा का जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो नीतीश जी बात करते हैं, इसका बहुत बड़े उदाहरण हो सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किए। तो जो उनके 95 तक आते आते इतने गणित में फंस गए, अपने जातीय गणित में कि EBC का जिन निकलेगा, मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन इतना परसेंट है। तो मुझे लगा कि फिर वो 95 के बाद तो फॉर्डर में भी घिर गए, तो फिर वहाँ से डिले हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट मैं कहूँगा एक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, और सेकंड पार्ट में गवर्नेंस डिफिसिट मैन के रूप में वो कन्वर्ट हो। नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि 91-92 के बाद, 90 में सत्ता आने के बाद साल 1.5 साल के बाद डेवलपमेंट मेन एजेंडा में रहा नहीं। उनको आत्मविश्वास आ गया कि हम गणित करके, अरिथमेटिक करके, MY करके, और इसको बहुत अच्छे से आप डिस्क्राइब भी करते हैं कि मंडलाइजेशन, सेकुलराइजेशन और यादवाइजेशन, और अगर आज उसमें कहें कि भाई वो डायनेस्टाइजेशन हो गया है तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक जो आपने कहा और आपने अपने पुस्तक में भी लिखा है कि ये गरीब गुरबा लालू जी का सामान्य परिवार, ठीक है, उसका एक पक्ष है, लेकिन कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन जो लालू के ससुराल पक्ष है, जो लालू जी का ससुराल पक्ष है, वहां पे शिव प्रसाद चौधरी, वो जो ससुर लगे लालू जी के, 500 गाय और भैंस, खटाल, जगदाल, पश्चिम बंगाल में 500 गाय और भैंस मवेशी होना ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और उस समय में, और आगे भी आपने लिखा है पृष्ठ संख्या 110 पे कि चौधरी टुक हिज गैम्बल एंड गेव 5 बीघा लैंड एंड 5 काउज एज डाउरी टू लालू टू स्टार्ट ऑफ वेल। 110 नंबर पृष्ठ पे। तो प्रायः ये जो वेटनरी कॉलेज का हम देखते हैं, वेटनरी कॉलेज का पक्ष है, निश्चित रूप से है, लेकिन आपकी शादी एक संभ्रांत परिवार में होती है जहां 500 मवेशी भी होते हैं और आपके ससुर आपको कुछ भूमि भी देते हैं कि जाओ तुम चुनाव लड़ो। और ये पक्ष
मुख्य धारा में नहीं आया है, तो कम से कम ये पक्ष आप लेकर के आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। दूसरा, मैं थोड़ा आपको इमरजेंसी के आसपास लेके जाना चाहता हूं। इमरजेंसी अगेन इज एन एपिसेंटर, यस, एक केंद्र बिंदु रहा है। उस इमरजेंसी का आप एक वाकया जिक्र करते हैं अपने पुस्तक में पेज नंबर 41 पे। लालू कॉल्ड सेवरल पीपल and said Lalu was shot at. Lalu died in firing and thus got wider publicity than any other student leader. तो ये जो अंतरंगियां हैं, ये जो स्टंट है, ये शुरुआत से लालू जी के जीवन में, उनकी जीवन यात्रा में रही। थोड़ा लालू जी इमरजेंसी, और मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। आपने ये भी कहा है कि कर्पूरी जी की भूमिका इमरजेंसी के दौरान लोगों ने उसको बहुत पढ़ा नहीं, बहुत तवज्जो नहीं दिया, एक रोमांटिसाइजेशन हुआ यंग लीडर्स का, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा ये लालू जी के स्टंट पे और कर्पूरी जी की जो भूमिका इमरजेंसी में कम आंकी गई, उस पे आपकी क्या राय है? मैं 69 ले चलता हूँ शिवानंद तिवारी के हवाले से। शिवानंद तिवारी कहीं न कहीं उनके गुरु थे, मतलब उसका जो यूथ विंग था संसोपा का, उसमें थे, और लालू जी भी उसी के पार्ट थे, जब पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पहले के टाइम से ही बता रहा है जी। तो फर्स्ट अपीयरेंस जो लालू जी का होता है वो 69 में शंकराचार्य ने कुछ कमेंट दे दिया था दलित के अगेंस्ट में, तो काफ़ी विरोध किया, और इसमें विरोध किया था मुख्य रूप से शिवानंद तिवारी ने। पहली बार लालू प्रसाद का पब्लिक अपीयरेंस उस भीड़ में होती है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। तो पॉलिटिकल बैप्टाइजेशन जो होता है 1969 में हो जाता है। लेकिन ये पटना यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन के ये बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, सुशील कुमार मोदी इनके जनरल सेक्रेटरी रहते हैं, रविशंकर प्रसाद असिस्टेंट सेक्रेटरी रहते हैं, तो इन्होंने एक नया लैंग्वेज जो होता है पॉलिटिक्स में, एक अल्हड़ भाषा बुला के बोलना, तो एक डिक्शन चेंज कर दिया, एक भदेश भाषा का इस्तेमाल। उसको रंजन यादव बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, उनके पूर्व मित्र, पूर्व MP, कि किस प्रकार वो आते थे हमारे यहाँ, हमारे बड़ा भाई मानते थे, हमारे यहाँ चना चवेना खाते थे, और वो वहाँ से पॉलिटिक्स शुरुआत किया। पान खा के चल देना, अपने वेटनरी कॉलेज से स्टार्ट किया, पान चबाते हुए रिक्शा पे बैठ करके जाना, रास्ते में रोकते हुए रिक्शा वाला, टमटम वाला, किसी से मजदूर से बात कर अपने ही अंदाज में। तो वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने एक तरह से ट्राई किया। लेकिन मुझको लगता है कि उस पॉलिटिक्स में हास्य बात ज़्यादा रह गया। फिर जैसे जैसे वो आते हैं, तो मुझे इंडिया टुडे का एक हेडलाइन याद है कि बिहार का रंगीला मुख्यमंत्री, बिहार का रंगीला मुख्यमंत्री। हाँ, पान चबा रहे हैं, कवर पेज है, दिस इज द टाइटल, बिहार का रंगीला मुख्यमंत्री, इंडिया टुडे का कवर पेज का हेडलाइन याद है। तो ही वॉज द कलरफुल पर्सनालिटी, और उन्होंने ये काम किया कि भाई लोगों को ये बताया कि भैया मुख्यमंत्री कोई अजब चीज़ नहीं होता है, तो तुम्हारे आपके बीच से निकलता है। तो उस पार्ट तक ठीक था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि उसको उन्होंने बाद में उसको भुनाया काफ़ी। तब तक इंटरनेट, ये मीडिया का, सोशल मीडिया नहीं, जो ये टेलीविज़न आ गया था, तो टेलीविज़न के लिए सबसे बड़ी स्टोरी बन गई। तो उनका विजुअल बहुत स्ट्रांग होता था कि दातून लेकर के जा रहे हैं, और ये पवन टून ने काफ़ी उन पर बुक सीरीज भी किया है। तो जो इनके जो साइड में जो करते थे, अदर देन द गवर्नेंस वाला पार्ट, उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। मैं अगर रोकूं आपको, हाँ, तो आपके ही शब्द हैं, ये ऑप्टिक्स ऑफ सोशल जस्टिस। अगर हम कहें ऑप्टिक्स ऑफ सोशल जस्टिस, गलत नहीं है, एकदम करेक्ट टर्म है ऑप्टिक्स। आपका ही शब्द है, आपसे उधार ले रहा हूं मैं, ऑप्टिक्स है ये, वास्तव में नहीं है। ही वाज वेरी गुड एट ऑप्टिक्स को क्रिएट किया उसने, लोगों को इमेज दिया कि लेकिन अब आप कब तक हंसिएगा। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन अब है कि आपको गवर्नेंस देना पड़ेगा। अब ये कैसे हो सकता है कि नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, और आप नीचे में एक पगडंडी जैसी सड़क जा रही है, और वहाँ बोर्ड लगा दिए कि ये केंद्र सरकार की सड़क है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आज बड़ी खुशी होती है कि कन्वर्जन कौन स्टेट ने किया है, कौन केंद्र ने किया है। कुछ ज़्यादा क्रेडिट नीतीश जी को भी ज़्यादा मिल जाता है कि बनाया नेशनल हाईवे एनडीए गवर्नमेंट ने, क्रेडिट उस सारे पीरियड का लोग नहीं जानते हैं। तो ये गवर्नेंस में, या फिर एक वो जो कि इनके मंत्री थे जो उत्तर प्रदेश से घुसते हैं, बिहार घुसते हैं, तो गाड़ी इनकी एम्बेसडर डगमग करने लगती है, तो कहते हैं बिहार आ गया क्या। उनका मंत्री भी था रोड मिनिस्टर, उसको कहते हैं कि मन करता है कि तुमको जो है ट्रैक्टर के ट्रॉली पे बिठा करके 5-10 किलोमीटर चलवा दें, पता चलेगा रोड क्या है। रोड क्यों नहीं बनवाते हो। वो डांटते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन उनको इतना ये हो गया ना कि सोशल कम्युनिकेशन, गरीब गुरबा सोशलिज्म का है कि हमको ज़रूरत ही नहीं है
कि अब ज़्यादा कुछ किया जाए। जैसे बोलते हैं, एक बड़ा फिर बोलते थे कि अरे मेरा क्या हुआ लिख करके, मेरा पाठक अखबार नहीं पढ़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ही कुड हैव डन इन ए बेटर वे। और नहीं, ये ऑप्टिक्स का परिणाम ये हुआ संतोष जी कि जब भारत की अर्थव्यवस्था खुली, जब पूरे देश में ग्रोथ हो रहा था, बिहार का ग्रोथ नहीं होता है, हम ऑप्टिक्स में रह जाते हैं और आंकड़े इस कहानी को बयां करते हैं। हमारे बजट का आकार जो 23,000 करोड़ था, जो अब जाके 3.25 लाख करोड़ होता है। हमारा औसत आर्थिक विकास दर नेगेटिव में, -0.2% हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटीज कहां से आएगा? यू नीड ग्रोथ रेट फॉर अपॉर्चुनिटीज। ये ग्रोथ रेट देखिए, आप मातृ मृत्यु दर देखिए, शिशु मृत्यु दर देखिए, अपराध दर देखिए। ये उसी का कारण है जिसका आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि गवर्नेंस टेक्स अ बैक सीट और ऑप्टिक्स, अरिथमेटिक, दिखना क्या चाहिए वो मुख्य धारा में आता है। थोड़ा मैं आपको, लालू जी कर्पूरी जी अक्सर हमारे प्रश्न में साथ में आएंगे। आपने कोट किया है डिप्टी स्पीकर शिवनंदन पासवान जी। डिप्टी स्पीकर शिवनंदन पासवान जी विधायक लालू प्रसाद जी से आग्रह कर कि आप जरा जीप से कर्पूरी जी को छोड़ के आइए। लालू जी कहते हैं कि जीप में पेट्रोल नहीं है और कहते हैं कि कर्पूरी जी जो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या स्वयं की गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं? और आज वही लालू जी जो आपने आगे कहा है कि उनकी अंत्येष्टि में उनके विरासत पे भी एक दावा करते हैं। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि दोनों के संबंध, दोनों की पॉलिटिक्स और जो इनका प्रोपोगेंडा है। अच्छा किया कर्पूरी जी वाला छूट गया था, आपने पूछ लिया। देखिए, कर्पूरी जी ने जब पॉलिटिक्स शुरू की तो ये लोगों को कुछ आश्चर्य भी होगा, तो उनके जो फ्रंट रंग फेवरेट्स में नहीं थे, नहीं नीतीश कुमार थे, न लालू प्रसाद जी। अभी जो वर्तमान में राजद के स्टेट प्रेसिडेंट मंगनी लाल मंडल सबसे इम्पोर्टेंट नेता था। अच्छा, ये थे। ऑफकोर्स देवेंद्र प्रसाद यादव थे, बाद में अब्दुल बारी सिद्दीकी बने, रामचंद्र पूर्वे, इस तरह के लोग आए। ये लोग भी आए, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लीडर थे, तो ये साइड लाइन्स पर आते थे। लेकिन 77 में जब ये एमपी बन जाते हैं तो एक्नॉलेज करना शुरू किया। और कर्पूरी जी भी लालू जी के घर जाते थे। तो एक तरफ से वो एक्सेप्टेंस था कि चलो एक लीडर के रूप में इमर्ज कर रहा है, लेकिन उनको लगता था कि इस आदमी का जो पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कोसेंट है वो उतना रीच नहीं है जितना उनको उतनी तरह। ये कर्पूरी जी की राय थी लालू जी के बारे में? हाँ, कर्पूरी जी की राय में के बारे में। आपने एमपी बन गए, आपका पॉलिटिकल कैपिटल तो हो गया, प्रूव हो गया, बन सकते हैं, और एक्नॉलेज भी करते थे। रादर देन, कर्पूरी जी चाय नहीं पीते थे, वो छाछ पीते थे, और रात में वो चलते थे ताकि ट्रैवल का टाइम बचे। 3-4 तकिया कुशन लगा के कहते थे कि तुम पर्दा डाल दो, चलो और हमको पहुंचाओ, सुबह पहुंचाए। तो कभी कभी सुबह धोती लटकती हुई और लालू जी के यहाँ पहुंच गए और चलिए छाछ पिलाइए, छाछ। तो वो एक्नॉलेज भी करते थे। और लेकिन ये विडंबना देखिए, जो जब बीच की बात होती है, कर्पूरी चौक, लोकदल कौ चौ हो जाता है, चरण सिंह, तो लालू प्रसाद वाज नॉट पार्ट ऑफ कर्पूरी लोकदल कौ। करेक्ट, ही वाज पार्ट ऑफ चरण सिंह। करेक्ट। तो ये दोनों के बीच में एक जो दो जनरेशन के बीच की जो घनघोर प्रतिस्पर्धा होती है जी। वो घनघोर प्रतिस्पर्धा थी। अंदर से कर्पूरी जी, अगर मैं खुल के कहूं तो बहुत लाइक नहीं करते थे इनको। और अब थोड़ा सा वो छूट गया था, तो मैं कंप्लीट करूं कि जो आप प्रश्न पूछे थे कि इमरजेंसी में बहुत ही रोमांटिसाइज्ड हुई यूथ यंग लीडर्स का। इमरजेंसी में कर्पूरी जी का जो 19 महीने काम है बिहार से बाहर रह के, वो फेनोमेनल है। कुलदीप नैयर प्रख्यात पत्रकार, वो उनको सूचना देते हैं कि इमरजेंसी लग गई है, वो पूर्णिया में है। नेपाल जाते हैं, बंगाल में रहते हैं, साउथ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में उनको 700 रुपया की जरूरत होती है, 500 रुपया की जरूरत होती है, तो एक प्रोफेसर से मांगते हैं तो वो देता है 700 रुपया, 1000 देता है तो नहीं लेता है, तो 700 में बात फाइनल होती है। तो मतलब इतने थे कि 500 मतलब 500 वहाँ लेके आते हैं। फिर नेपाल में लंबे समय तक रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं। तो जिस प्रकार का, और एक जगह का कमाल का वाकया है कि एक जगह गए कि मजदूर के पिता हैं, हम गए क्या हम मजदूर के फादर हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग देख रहा है कि 8 अखबार पढ़ रहा है। बोला कौन मजदूर का बाप 8 अखबार? तो साहब, तो उनका एक था कि 3 दिन ज़्यादा मत रखो। फर्स्ट दिन इंटेलिजेंस को पता नहीं चलेगा, सेकेंड डे इंटेलिजेंस को पता चल जाएगा, तीसरे दिन अरेस्ट हो जाएगा। तो इनका था मेथड, तीसरे दिन सुबह निकल जाना, इसके पहले कि इंटेलिजेंस भांप पाए, मैप कर पाए, लोकेशन ट्रेस कर पाए, निकल जाओ। और मतलब मौलवी का ड्रेस, तो मुल्तानी ड्रेस, कौन ड्रेस नहीं किया। और जब पूरा घूम करके वो जो लौट करके जब
जनवरी में अनाउंसमेंट होता है चुनाव होगा और फिर भी वो ड्रेस में हैं, दूसरे ड्रेस में हैं और जेपी अनाउंस करते हैं कि बहुत खुशी हो रही बता करके कि इस सभा में कर्पूरी ठाकुर भी उपस्थित हैं, तालियां बजती है, मंच से उतरते हैं अप्सरा सिनेमा के पास जो अब नहीं है, वहाँ उनको अरेस्ट किया जाता है। पुलिस को कहते हैं कि नाकाम पुलिस, निकम्मी पुलिस, 19 महीने तुम गिरफ्तार नहीं किए, अभी अनाउंसमेंट हुआ तुमको, तुम पकड़ने आए हो, क्या कर रहे थे। तो वो जो उनकी भूमिका है कर्पूरी जी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने लिगेसी की बात आपने कही कि हमको आमना ठाकुर से भी पूछा कि किस प्रकार अपने सर में गोद रख करके जब डेथ होता है तो वहाँ पीएमसीएच में लेके गए हैं गाड़ी में, ये बात सही है। मतलब वो रथ कोई और आया था, कहीं समस्तीपुर उनको जाना था घूमने के लिए, वो जाते हैं, लेकिन डेथ के टाइम में सबसे पहले व्यक्ति हैं धनिक लाल मंडल हैं जो बाद में स्पीकर बनते हैं। और इनको कपिल देव सिंह, इनको जो मंत्री कपिल देव सिंह के सहयोग हुआ कर सोशलिस्ट लीडर, उनके घर में ब्रेकफास्ट था उस दिन जाने के लिए उनको। और लेकिन उनके बेटे अर्जुन सिंह मल्लिक के पिताजी को पता चला तो हम लोग दोनों बाप बेटे पीएमसीएच में आते हैं। और जैसे नॉर्मल किसी की बॉडी पड़ी रहती है वो तो पीएमसीएच के कॉरिडोर में एक पड़ी हुई है और एक मतलब चिप्स का, स्टोन चिप्स का ढेर है, उसमें बैठ कर धनिक लाल मंडल रो रहे हैं। बाद में ये लोग सब आते हैं। तो लेकिन जब देखा कि कर्पूरी बहुत बड़े नेता हैं, जब क्रिमेशन के होने का टाइम हुआ तो सबको एक तरह से धकिया कर, अगर विदेशी भाषा का इस्तेमाल करूं, वो अपनी जगह बनाते हैं, ट्रक में ऐसे बेजार रोते हैं जैसे कि उनके पिता की मृत्यु हुई। तो वो पॉलिटिकल एयर अपेरेंट बनने की पहली कोशिश, और अगेन यू से कि द ऑप्टिक्स, तो उसमें तो मास्टर, आई डोंट थिंक कि पॉलिटिकल थिएट्रिक्स में उनके जैसा कंटेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री में हाल फिलहाल में कहीं कोई हुआ है। मैं इसको पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, नॉट इन नेगेटिव कोनिटेशन। इज ए वेरी गुड, मतलब क्या कहें, एक्टर इन पॉलिटिक्स। नहीं, कर्पूरी जी की कहानी अपने आप में एक क्रांति की कहानी है। और कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री पहली बार बनते हैं तो नारा लगता है कर्पूरी कर्पूरा छोड़ कुर्सी, छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा, छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा, मैंने सुना हुआ है, या आपने सुना हुआ है। और अंततोगत्वा कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान भारत के सर्वोच्च पदवी भारत रत्न से तब होता है उनके जन्म के 100 वर्षों में एक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक्नॉलेज किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना और एक समाज और देश के रूप में कितना आवश्यक था। और आपने पुस्तक भी लिखी, तो निश्चित रूप से कर्पूरी जी का जो ड्यू है, कर्पूरी जी के ऊपर आपने पुस्तक लिख करके आपने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम बिहार वासियों का एक हिस्से का जो बहुत बड़ा काम था वो आपने किया है। एक आखिरी बात कर्पूरी जी करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक वाकया आपने अपने पुस्तक में लिखा है कि एक शिकायत आती है कि पैसे लेकर के प्रश्न वापस लिए जा रहे हैं विधानसभा में कुछ विधायकों के द्वारा। उन विधायकों में होते हैं, आपकी पुस्तक की मार्फत कहें, लालू प्रसाद जी, मुंशीलाल राय जी, जयप्रकाश नारायण यादव जी। ये सुन करके कर्पूरी जी बहुत आहत होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और अंततोगत्वा स्पीकर से आग्रह करके नियम चेंज करवाते हैं। इसके सब्सिक्वेंटली आप लिखते हैं लालू प्रसाद वाज अनहैप्पी विद दिस एंड यूज्ड डेरोगेटरी लैंग्वेज फॉर ठाकुर। थोड़ा इस वाक्य पे प्रकाश डालना। हाँ, वो नाराज होते हैं। ये सारा प्रकरण जब हुआ तो कहीं न कहीं प्रश्न पूछ करके उन्होंने ट्रेंड देखा। सुशील कुमार मोदी ने ये वो तो विस्तार से उन्होंने बताया था मुझे कि एक देखा कि एक ट्रेंड था कि पहले प्रश्न ले लो, फिर डील कर लो, फिर उसको वापस कर लो। तो कहीं न कहीं लग रहा था कि उसमें कमा रहा है। तो एक मर्सनरी मोटिव जब इन्होंने रीड किया तो इन्होंने कहा कि रूल्स चेंज करने के लिए प्रेस किया और ये मान भी लिया गया। इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ अपोजिशन थे, इंपॉर्टेंट नेता थे, तो ये मान भी लिया गया। तो आहत हुए और उन्होंने शायद एक बार उंगली भी शायद उनको दिखाई थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्हीं के सजाती है कोई नेता जाते हैं और उनको शायद डांटते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते, शायद मुद्रिका प्रसाद यादव थे, और वो जाके कहते हैं कि आप कर्पूरी ठाकुर के लिए ऐसे लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उनको, अब देखिए डिफेंड करने वाला भी कौन है, डिफेंड करने वाला भी उनकी कम्युनिटी से है। क्योंकि देखिए, और कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने में आप, जो कि कांग्रेस के राम लखन सिंह यादव, वो लोग बैक करते थे। उनका ये था कि पावर आ तो जाए पहले ओबीसी के साथ, जो पावर ट्रांसफर जो अपर कास्ट से ओबीसी नहीं हुआ है, ईबीसी नहीं हुआ है, वो पावर ट्रांसफर को सपोर्ट करते थे, इवन कि विपक्ष के नेता, कि ये कर्पूरी जी किस प्रकार के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब देखिए, मतलब सत्येंद्र नारायण सिन्हा का गजब का रोल है। एक बार उनके साथ 77 में उनके आसपास लड़ते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए और उनको मंत्री बनाने में भी मदद करते हैं। उस आदमी की इस तरह की भूमिका रही है। और उसी से एक जुड़ा प्रकरण है कि पहली बार
कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन सकते थे, मंडल जी बन सकते थे, मुझे लगता है धनीलाल मंडल की ही बात है। उस नहीं, बीरचंद पटेल 1963 जब वो कामराज प्लान आता है तो वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने, ताकि एक पावर ट्रांसफर अपर कास्ट टू ओबीसी नहीं हो जाए, केवी सहाय का नाम आगे कर दिया सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने, और खुद बोले, उनके कैंप के थे, अब बाद में दुखी बोले कि मैं आज अपना ही घर जला के आया हूँ, ये इनके सेंटेंस थे, रिमॉर्स किया। लेकिन इतिहास में तो ये रिकॉर्ड हो गया ना कि आपने सपोर्ट नहीं किया था। वो जो अपर कास्ट की जो हेजिमोनी थी, वो चाहते थे किसी न किसी तरह वो बरकरार हो, जो कि इवेंचुअली मतलब ऑफकोर्स 67 के बाद टूटा, ठीक है, मतलब कर्पूरी जी बनते हैं मैंने जो 67 से लेकर के मार्च से लेकर के जनवरी 68 के बाद फर्स्ट बीपी मंडल बनते हैं, सतीश प्रसाद सिंह 4-5 दिन के लिए बीपी मंडल बनते हैं, तो वो फिर चैन शुरू हो जाता है। उस ब्रेक के बाद फिर 77 में इवेंचुअली एक असर्टिव कर्पूरी ठाकुर 77 में यू कैन कैसे कि फर्स्ट ओबीसी ऑब्लिक एबीसी चीफ मिनिस्टर जो है पिछड़े वर्ग से, वो बनते हैं। नहीं, कर्पूरी जी के आगे हमें जाना होगा, लेकिन एक आखिरी बात जो मेरे मन में है वो है कर्पूरी फॉर्मूला। 12, 8, 3। वो 12 में अति पिछड़ी जातियां हैं, 8 में अन्य पिछड़ी जातियां हैं, 3 में महिलाएं हैं सभी वर्गों की, और बाकी 3 में जो आज का ईडब्ल्यूएस है, जो गरीब सवर्ण का कॉन्सेप्ट है। और उस सरकार में कर्पूरी जी भी होते हैं, जनसंघ भी शामिल होती है, कैलाशपति मिश्र भी होते हैं। ये फॉर्मूला कैसा? 26% तब और आज, तब एक सोशल जस्टिस की पटकथा लिखी जा रही थी, एक बुनियाद, और उसका नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर जी कर रहे थे। थोड़ा कम समय में आप उसके बारे में बताइए। बहुत महत्वपूर्ण कर्पूरी इस सवाल के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद मैं किताब नहीं लिख रहा होता, आप चर्चा भी नहीं कर रहे होते। ये एक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का, या किसी की वर्ल्ड भी कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉल था। फर्स्ट आइडिया, जो कि बातें रिकॉर्ड में नहीं आई है या कम आई है, इनका आइडिया 12 और 8 का था, 12 और 8 कि ईवीसी का फिल्टर नहीं कर रहा है, कि उनको लगता मुख्य जो जातियां वहीं तक जाती, नीचे फिल्टर नहीं कर रहा है, तो उनकी संख्या कुछ ज़्यादा है, तो उसको 12 दो, ये 8 दो। तो ये बात जनसंघ को नहीं पची। जनसंघ ने कहा कि ये कंप्रिहेंसिव फार्मूला नहीं है। तो 3 के मुलाकात होती थी, कर्पूरी, किशोरी प्रसन्न सिंह, कैलाशपति मिश्र, ट्रिपल के, और खास करके वैद्यनाथ प्रसाद ये पांडे, मनीषा प्रियम के फादर स्कॉलर, उनके घरे मुलाकात अक्सर हुआ करती थी। तो ये बातचीत कर्पूरी जी, कैलाश जी और किशोरी प्रसन्न सिंह बड़े सोशलिस्ट। तो बातचीत हुई कि फिर और लोग थे, तो उन्होंने आइडिया दिया कि इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों किया जाए। तो वहां से उन्होंने इनपुट दिया 3% महिला और 3% गरीब सवर्ण। 3% महिला हर जाति की, 3% गरीब सवर्ण। तो वो देखिए, तो ये कर्पूरी जी को क्रेडिट मिलता है, लेकिन वो जो अलायंस को क्रेडिट मिलना चाहिए। बाद में ये पोर्ट्रे किया गया, जनसंघ ने विरोध किया था, उसके कुछ धड़ों ने, कुछ युवक ने विरोध किया था, लोग दोहरी सदस्यता, तमाम चीजें आती हैं, और विरोध किया था, इसका भी विरोध किया था, क्योंकि मैनिफेस्टो का पार्ट था, विरोध कर नहीं सकते थे। करेक्ट जी, नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं ये रिकॉर्ड पर डालना चाहता हूं कि 20 का आइडिया था, अलायंस में आकर के वो 26 हुआ। वो इक्वल क्रेडिट देना चाहिए। मैं जैसे आपने पॉलिटिकल हिस्टोरियन किया, आई एम ऑनर्ड विद दैट टर्म, तो मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा कि वो 12-8 और 3-3 ऐड किया गया, और उन्होंने तुरंत नहीं लाया, उन्होंने 1.5 बरस बाद लाया। पूरा असेंबली में मंथन हुआ, उनको प्रश्न पूछा गया, क्या हुआ, उनको पूछा जाता था। तो वो ये डिसीजन जो लैंडमार्क आता है, तो वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखिए उसका कास्केडिंग इफेक्ट है। और आज जो बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की बात, मैं पूछना चाहता हूं कि 1971 में जब भोला पासवान शास्त्री की सरकार बनती है, ड्राफ्ट तो कर्पूरी ने तैयार कर दिया था, लेकिन भोला पासवान शास्त्री वो मुंगेरीलाल कमीशन सेटअप करते हैं, वो भी बैक्ड बाय कांग्रेस है। देखिए, मुंगेरीलाल कौन? कांग्रेस के नेता है। सबमिट होता है 76, किसकी सरकार है? जगन्नाथ मिश्रा। यू डिड नथिंग। इंप्लीमेंट किसने किया? कर्पूरी ठाकुर ने और जनसंघ। हाँ, जनसंघ ने किया। मंडल कमीशन में आप जो आज जो कांग्रेस जो बात कर रही है, जो सोशल जस्टिस पे घूम के आ रही है, आपने काका कालेलकर कमीशन के लिए क्या किया था? मंडल कमीशन के साथ क्या किया? मुंगेरीलाल कमीशन के लिए क्या किया? तो कितना हिस्ट्री को करेक्ट करेंगे आप? तो जब आप कितना बैगेज है आपके पास, तो आज जब घूम के विमर्श ये पूरा सोशल जस्टिस पर आ गया है,
तो कर्पूरी ठाकुर की भूमिका, कर्पूरी ठाकुर का 3-3.5 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का खंड है, लेकिन उन पर जो इतना रिसर्च अभी और होगा, मैंने तो प्राइमर लिखा है। तो जो जितनी सारी बातें जो कही जा रही है, जो सोशल जस्टिस में छोटी छोटी बातें हैं कि गरीबों का फी माफ करना, वृद्धा पेंशन के बारे में बताता हूँ कि एक बार वो एमएलए बने तो एमएलए बनते थे, माँ देती थी 25 पैसा, पिताजी देते थे, पिताजी के पास था नहीं, पिताजी निकल गए, तो उसी समय उनको ख्याल आया कि बूढ़ों के पास ही पैसा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज, पीपुल प्रो पीपुल पॉलिसी, घाट दुल्हन पार कर रही है तो उसके पैसे लिए जाते थे, घाटा ही कहा जाता था। कहा कि ये क्या है, ये सब बंद करो। बुलाक कार्ड बिल कांग्रेस ले आया था, बोला कि यार अंग्रेज नहीं लाया था, तुम क्यों ला रहे हो, इसका विरोध कर, पूरी विरोध के कारण बुलाक कार्ड बिल नहीं ला पाई थी कांग्रेस। तो जो छोटी छोटी पॉलिसी सारी जो है लालू प्रसाद नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के नर्सरी से लाए हैं। नीतीश जी ने ज्यादा गुलाब लाए हैं, लालू जी कुछ कांटे भी उखाड़ के ले आए। बहुत अच्छी बात कही है आपने संतोष जी। और 12-8-3-3 का फॉर्मूला उस सरकार में बीजेपी की जो पूर्व जनसंघ का होना, 90 में मंडल कमीशन का विरोध और 84 और 85 के भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के प्रस्ताव में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने की बात का होना। तो एज अ पॉलिटिकल हिस्टोरियन हमें ये समझने की जरूरत है कि नैरेटिव्स को किस प्रकार से गढ़ा जाता है, तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। शब्दों का उपयोग बहुत ही ईजिली कर दिया जाता है कि कौन दलित विरोधी है, कौन आरक्षण विरोधी है। ये तो इतिहास और तथ्य हमारे सामने हैं, ये बहुत आवश्यक है। कर्पूरी जी से मन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ना होगा हम लोगों को। और 90 के बाद का बिहार, जब गवर्नेंस टेक्स अ बैक सीट, एक ऐसा नाम जो पूरे बिहार को, बिहार वासियों को आज तक डिस्टर्ब करता है, चारा घोटाला। क्या था चारा घोटाला? वो कौन से कुत्सित प्रयास थे कि लालू जी ने देवेगौड़ा जी की सरकार तक को गिराने का प्रयास किया था। जैसा आपने अपने पन्ने 108 पे लिखा है कि जस्ट व्हेन रघुवंश ब्रॉट द मैसेज ऑफ पीएम गौड़ा बीइंग एडमेंट अपॉन लालू रिजाइनिंग एज सीएम, लालू वेंट इनटू अ रेज कर्सिंग गौड़ा इन भोजपुरी। फिर सीताराम केसरी से बात होती है और एचडी देवेगौड़ा की सरकार गिरती है, क्योंकि चारा घोटाले की गाज लालू जी पे गिरी और उनको जेल जाना पड़ा। थोड़ा हमारे वर्तमान दर्शकों के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए चारा घोटाला को डिकोड करिए। देखिए, ये शुरुआत जानते हैं, मतलब मुझे लगता है कि पोस्ट जो इनका शिव सुंदर दास, ये जो सरकार जो बनती है राम सुंदर दास की सरकार बनती है कर्पूरी जी के बाद, उसके बाद ही शुरू हो जाता है। पोस्ट 80 गवर्नमेंट जो हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो फिल्फ्रेज शुरू हो जाता है। लेकिन वो एक जो अकाउंट्स जो हो रहा था प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल की अकाउंटिंग में, वो कहीं ना कहीं बाईपास हो रहा था या फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये ट्रेंड चला आ रहा था। फिर ये जा करके अब 96 में अचानक मुझे याद है कि 95 या के दिसंबर या ऐसी कुछ आज का बात है, पहली बार लालू प्रसाद अपने सेक्रेटरी जो उसमें थे मुकुंद प्रसाद को बुलाते हैं। उनको भी कुछ कुछ सुनाई देता है कि कुछ कुछ हुआ है, तो वो पूछते हैं कि ये है क्या, तो वो ब्यूरोक्रेट के अंदाज से बताता है। तो फिर जैसे जैसे उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि ये चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएगी, कि उसमें जो जानवर की जो फीड होते हैं, जो उसमें जो बिल्स प्रोड्यूस किए जाते थे, तो ट्रक दिखा करके नंबर है उसमें बाइक का, किस तरह के, इतना उसका एक लंबा चेन था। उसमें मैंने श्याम बिहारी सिन्हा का भी उसका एक बहुत बड़ा एक लंबा, मैंने एक चैप्टर उसमें जेपी टू बीजेपी में अलग से फॉर्डर्स के अलग टेल्स लिखे हैं, वो कहानी आई है। तो ये जो एक प्रकार की जो बैड अकाउंटिंग एक डिपार्टमेंट की होती है, उसमें कुछ समय के उसके मुख्यमंत्री तो थे ही, उसके मंत्री भी रहे, उस विभाग मंत्री भी रहे, तो वो अकाउंटेबिलिटी थी। और उस टाइम में एक रामजीवन सिंह उनके मंत्री हुआ करते थे, पूर्व एमपी, बड़े कद्दावर नेता, अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कुछ एडवर्स नोट अपने फाइल पर दिया था कि भाई ये चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा संज्ञान में लालू जी को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में एक्नॉलेज किया कि ये गलती हुई। तो एक चेन ऑफ इवेंट्स ऐसा होता चला गया कि एक तरह से कहिए कि एक तरह से गवर्नेंस का एक इग्नोरेंस था, एक ब्यूरोक्रेटिक इग्नोरेंस था, एक पॉलिटिकल का इग्नोरेंस था, और ये चीज़ें पाइलअप होती चली कि कब पता नहीं चला कि ये 950 करोड़ के वर्थ का ये फॉर्डर होगा। उसके ऑफशूट में फिर डीए केसेस हुए और रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद वो आप देखते 3-4-5 केसों में उनका वो कन्विक्शन होता है। तो जब अब कन्विक्शन हो गया तो उसमें हमारे आपके लिए कहने की क्या बात है, ये चीज़ें हो गई कि सिद्ध की ये हो गया। तो ये उनके पीरियड का मुझे लगता है कि वहीं से एक तरह से उनका एक पॉलिटिकल डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर बाद में उन्होंने अपने इमेज प्रूव करने के लिए रेलवे मंत्री बनते हैं, मैनेजमेंट गुरु बनते हैं, वो सब प्रयास किया। वो एक मस्कट जरूर रहे सोशल एम्पावरमेंट के
वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन व्हेन इट केम टू गवर्नेंस और लॉस ऑफ इट, तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी उन्होंने सिंबलाइज किया। ये समहाउ ये रहा उनके पॉलिटिकल जीवन में 950 करोड़ का वो घोटाला, और फिर एज अ रेलवे मिनिस्टर लैंड फॉर जॉब, जिसके बारे में स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने एविडेंस के साथ प्रस्तुत किया है, और हाईकोर्ट में भी सिद्ध हुआ है, सुनवाई चल रही है कि वो सब जुडिस है, उस पर सब जुडिस हाँ, है। तो ये एक उनके करियर का एक ऑनगोइंग विषय रहा है। लालू जी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, नए व्यक्ति को आना है। काफी वरिष्ठ लोग हैं वहां पे, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, जगदानंद सिंह हैं, ससुराल भी एक शब्द था, एक्रोनिम था, साधु, सुभाष, राबड़ी, लालू, रघुवंश प्रसाद सिंह, सब वरिष्ठ नेताओं के बीच में ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि लालू जी ने अंततोगत्वा राबड़ी जी को ही अपना उत्तराधिकारी, जब मैं जेल में रहूंगा तो आप बिहार की मुखिया रहेंगी। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेता थे उसमें रंजन प्रसाद यादव जी। ही वॉज ऑफिशियल अनऑफिशियल नंबर 2। जब जेल में थे तो ये सब कुछ देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं ही वॉज फेंसिंग ही चांस टू बिकम चीफ मिनिस्टर। तो मैंने उनको पूछा, नाला रोड पर में उनका घर है, तो पूछा उनको कुरेदा बीच में, आप चाहते थे मुख्यमंत्री बनना? तो उन्होंने उसको घुमा के जवाब दिया कि कोई माटी का पुतला ही होगा ना जिसमें महत्वाकांक्षा नहीं होगी। ही डिड वांट। ये पहले तरह से डिसाइडेड था। लालू जी के की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर होती थी। वो पहले स्क्रिप्ट बनाते थे, उसमें लोगों को डालते थे। उन्होंने एक तरह से पीछे से लॉबिंग करी थी कि राबड़ी देवी को लाना है, और वो खुद नहीं बोल रहे थे, लोगों से बुलवाना चाह रहे थे। वो अपने साले अनुप प्रसाद को भी लगा दिए थे कि तुम मोबिलाइज करो, माहौल बनाओ, और तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। और बीच में ये सब नाम तो ऐसे फैला दिए गए कि जगदानंद सिंह हैं, ये हैं, सब जानता था। तो जैसा कि साधु यादव ने क्लेम किया हमारी किताब में, अब वो कितना सच था नहीं था मैं नहीं कह सकता हूँ, वर्बल अकाउंट है, गलत भी हो सकता है, दैट इज व्हाट ही क्लेम। तो वो कहते हैं कि ये डिस्कशन चल रहा है, तो हम कुछ लोग के आए, तो हमने कहा कि नाम मिल गया है। तो लालू जी ने एकदम अवाक हो कि कौन कौन? तो राबड़ी देवी। तो मौन हो जाते हैं चुपचाप, तो उनको पता ही था कि ड्राफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही बोला तो सब ने कोरस हो गया, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा नाम रहेगा, ये बहुत अच्छा नाम रहेगा। तो एक पूरा स्क्रिप्ट बना करके लालू प्रसाद, ये राबड़ी देवी को कैसे किचन से निकाल के लाया जाता है, और वो जब बनती है तो मुकुंद प्रसाद ने मुझे अपना बताया था बाद में कि राबड़ी जो बनती हैं तो थोड़ी सी बहुत असहज थी, और जो पहला उन्होंने सिग्नेचर किया था पूरे A4 साइज पर हो गया था, बड़ा सा। हाँ। और उन्हीं के टाइम में उनको सहज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कि अलग से किसी फाइल पर नोट्स बनाते आ रखे, जिसको कि बोलती थी वो, उसके फिर ब्यूरोक्रेट्स डिक्टेट करते थे। फिर धीरे धीरे हमको लगता है कि 2-3-4 महीने के बाद उनकी ट्रेनिंग ठीक ठाक हो गई, वो चीज़ें समझने लगी। तो वो इनके इनिशियल लेटर दैट सोच कि शी वॉज नॉट विलिंग, शी वॉज वर्चुअली केप्ट आउट ऑफ द किचन टू बिकम चीफ मिनिस्टर। मेरा किसले मुझे लौटा दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में आग्रह करते। अपहरण का उद्योग, अपहरण का गुरुत्वाकर्षण केंद्र। 2001 से 2004 के बीच में 1537 केस रिपोर्ट होते हैं, 4 में सबसे ज्यादा 400 से अधिक। कैसा था वो अपहरण का दौर? और इसी सवाल में मैं जोड़ना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं, आपके ही पत्रकार समुदाय के अशोक कर्ण साहब हिंदुस्तान टाइम्स के फोटोग्राफर रहे। 26 दिसंबर 2002 नालंदा इस्लामपुर से अगवा होते हैं, एक डेलीगेशन जाता है लालू जी के पास, और वो 2 घंटे में छूट जाते हैं। वो कैसा दौर था संतोष जी, अपहरण का दौर, जंगल राज का दौर, कैसे आप उसको देखते? देखिए, उस पीरियड का सबसे बड़ा जो मेन था किडनैपिंग फॉर रैंसम था, और ऑफकोर्स कास्ट मैसेकर्स तो थे ही उस चेन में, लंबे लंबे समय तक काफ़ी कास्ट मैसेकर्स भी हुए, 2 चीज़ें हुई, और किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत बड़ी बात थी। और कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में है, वेदर दैट हैज़ पॉलिटिकल पैट्रेज और नॉट, लीगली इट वाज प्रूव्ड और नॉट, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। द डे इट वाज हैंडल्ड, और जैसे कि अशोक कर्ण से मैंने खुद बातचीत की थी, उनकी अपनी कहानी थी, गवर्नेंस ने मतलब कैसे मदद की उनको निजात पाने में। गवर्नेंस के अपने नेटवर्क होते हैं, मैं कोई इसमें मोटिव इसमें नहीं कर रहा हूँ, एस्क्राइब कर रहा हूँ कि किसका क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसको कि वाजपेयी जी ने से अपने ओपनिंग लाइन में बताया कि मेरा किसने लौटा दो। वो एक पंच लाइन था जो पूरा उस पीरियड को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है।
कि भाई वो कहाँ गया। लेकिन ये किडनैपिंग फॉर रैंसम इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, देखिए उसमें के क्राइम में क्या थे, रोड साइड रॉबरी, रोड रॉबरीज जो जो अलग होते थे। रोड रॉबरीज काफ़ी होती थी, लोग निकल नहीं पाते थे, कोई अब आज की डेट में तो नाइट लाइफ है, अब ट्रैवल नहीं कर रहा, अभी कभी ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा किडनैपिंग फॉर रैंसम था। मतलब एक मुझको बताया था कि इस तरह इतनी किडनैपिंग होती थी, तो एक डकैत था, ये श्रीकांत प्रत्यूष जर्नलिस्ट सीनियर, उन्होंने बताया था मुझे कि कहीं चंपारण की तरफ चले गए थे, तो वो उनको पकड़ लिया। उन्होंने अपना लालू प्रसाद बिहार सरकार नाम रखा हुआ था डकैत में अपना, ऐसे सिम्बोलिज्म। तो उन्होंने बताया कि मैं पत्रकार होते हुए मैं गया था इंटरव्यू करने के लिए, मतलब इस तरह के लॉलेसनेस, मतलब आप बताइए एक जर्नलिस्ट को, एक एक्लेम्ड जर्नलिस्ट को पकड़ लिया। तो उन्होंने दिमाग लगाया दिमाग लगाया तो कहा कि अरे लालू जी भेजे हैं हमको आप लोगों को कवर करने के लिए, क्या समस्या है जानने के लिए। एक लाइन उन्होंने ऐसे बोल दिया, और क्या था, WLL का फ़ोन लग गया, टावर करके लगा के दिखाओ, बात भी करवा दिया जैसा कि उन्होंने दावा किया। और बात करवा दिया तो कुछ बात उन्होंने कुछ किया होगा, जो भी हो। लौट के जब आते हैं तो लालू जी से मिलते हैं, लालू जी कहते हैं श्रीकांत बचा दिया तुमको। तो मैं ये कुछ एक हास्य विनोद की बात हो गई है। तो ये तो उस समय के गवर्नेंस की बहुत बड़ी समस्या थी उस पीरियड की, और जिसने कि मतलब उस पूरे पीरियड में मैं अगर कहिएगा तो मैं अगर उसमें जो बैड गवर्नेंस में था, एक कास्ट मैसेकर, 2 किडनैपिंग फॉर रैंसम, वो इसी 2 कारण से इतने कास्ट मैसेकर, चेन ऑफ कास्ट मैसेकर और इतने किडनैपिंग फॉर रैंसम विद एलिगेशंस ऑफ, है ना, जो भी कि उसका कोई कहीं न कहीं उसका कोई कनेक्शन है, कोई पैट्रोनेज है, और या फिर इग्नोरेंस है, या पुलिस को आप फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं, वो नहीं कर पा रही है। ये सारी चीज़ें हुई। हाल में DGP का मैंने इंटरव्यू किया तो उनको पूछा कि कैसे कि क्राइम का प्रोफाइल कैसे बदला है, तो उन्होंने उस पीरियड को भी रिकॉल किया कि क्या-क्या चीज़ें होती थी। और लेकिन ये भी नहीं कहा कि गवर्नेंस की तरफ से नहीं था कि उनको नहीं पकड़ो, हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व भी किए, इंटरवेंशन भी नहीं किए थे। लेकिन हाँ, सेलेक्टिवली देयर वाज़ प्रॉब्लम और विद द गवर्नेंस, और कुछ लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह ज़रूर गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। नहीं, फेहरिस्त है ये। हाँ। देखिए, किसले कोई अपवाद नहीं है। 2002 में आपकी किताब के मार्फत ही लीडिंग पटना डॉक्टर्स, हाँ, डॉक्टर भरत सिंह ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर पूर्वेंदु ओझा पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर रमेश चंद्रा, क्विक सक्सेशन में या बैक टू बैक इतनी किडनैपिंग्स होती हैं। यस, ये पटना जो एक समय प्रतिष्ठित डॉक्टरों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लोग यहाँ कहते हैं कि इलाज कराने दूर दूर से आते थे। डॉक्टर्स अगर किडनैप हो रहे तो डॉक्टर्स रुकेंगे क्यों? एक पलायन का दौर हमने देखा। एक्सोडस का कारण ये था। हाँ। नहीं, वही मैं चाहता हूँ, जो पलायन का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा वो किडनैपिंग भी था आपके हिसाब से? यस, एक लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, कहाँ से आप इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ काम करेंगे। डॉक्टर क्यों कि काम करेंगे, बिजनेसमैन क्यों काम करेंगे आप। तो वो जो आपको जो कॉन्फिडेंस देना चाहिए था लोगों को, वो उसमें नहीं दिया आपने। ये बात तो ये सारे केसेस तो ऑन रिकॉर्ड हैं, इसमें मुझे जोड़ना क्या है। 2003 में प्रिजन मिनिस्टर्स, सरकार के मंत्री के परिवार के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। प्रिजन मिनिस्टर, जिनको हम जेल मंत्री कहते हैं, 2003 में राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के संबंधी संजय सिंह जी, स्कूल जाते वक्त उनको किडनैप कर लिया जाता है। तो कोई भी, आप सरकारी हैं, आप गैर सरकारी हैं, आप व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं, ये भाव उस समय समाज में था। राइट फ्रॉम अ स्कूल गोइंग किड टू अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एज वेल। मैं चाहता हूं, आपने जिक्र किया जातीय नरसंहारों का। गांव के गांव, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बीघा, सेनारी मैसेकर, ये सुनकर के हमारी रूह कांपती है। गांव के गांव दलितों के ऐसी विभत्स हिंसा हुई जिसको आज शब्दों में बयान कर पाना भी कठिन है। और आज भी वो न्याय के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं, नहीं मिल रही उनको न्याय। तो वो कैसा दौर था कि एक जाति दूसरे जाति, जो आपने कहा, मैं आपके शब्दों से ही आपके विचारों से उधार लेता हूं, जो गवर्नेंस बैकसीट पे आई और कास्ट पॉलिटिक्स मुख्य धारा में आई, क्या उसका परिणाम था ये जातीय नरसंहार? जातीय नरसंहार का मैं अगर कहूँगा तो एक लंबा चेन जाता है। आप अगर जर्नी ट्रेस कीजिएगा, जिसको कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में बड़े प्रोफेसर हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, उनकी किताब है कास्ट वॉरियर्स, बहुत ही सेमिनल किताब है, उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो आप अगर देखिएगा कि 1894 ऑनवर्ड से मैं एक सोशल चरण जब होता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ बनती है कास्ट के ग्रुप्स बनते हैं, मतलब एक एसोसिएशंस बनते हैं
जो कि 19 के 10 या 11 में वो गोप सभा बनती है, फिर हितकारिणी सभा बनती है। तो पहले जाति की सभाएं बनती है, सभा बनते बनते कन्फेडरेशन बनते हैं, जो 1933 में त्रिवेणी संघ बनता है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि दैट दे लूजेज स्टीम। वो त्रिवेणी संघ 45-46 आते हुए रेडिकलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो एम एन रॉय की, उसमें वो आके मर्ज कर जाती है। दे लूज स्टीम। फिर सदानंद सरस्वती किसान आंदोलन होता है, तो वहाँ फिर जाति वाला भटकाव, सोशलिस्ट मूवमेंट पैरेलली चलने लगता है। ये सारी चीज़ें होते हुए आप जाके आप देखिए 70 तक आते, 70 के दशक तक आते आते एक तरह से विद्रोह शुरू हो जाता है। जब 67-68 में कानू सन्याल और जो मजुमदार वो सब आते हैं, चारों मजुमदार सब आते हैं, उनका नक्सलवादी वाला होता है, तो फिर वो आमने सामने की बात हो जाती है। तो वो सबसे पहला परिलक्षित, ऐसे तो बोलते हैं रूपसपुर चंदवा, लेकिन वो संथाल मारे गए थे। कास्ट का अगर कहेंगे तो मैं कहूँगा बेलछी। बेलछी होता है। बेलछी के बाद जो स्पर्ट बढ़ने लगता है और 90s तक आते आते वो बहुत ज़्यादा वो प्रेसिपिटेट हो जाता है कास्ट वाला। वाइल कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स में, मैं इसको स्ट्रेस करके कहता हूँ, कन्फ्रंटेशन नहीं था, बैकवर्ड फॉरवर्ड का भाव नहीं था। 90 में ये प्रोनाउंस्ड हो जाता है पॉलिटिकली। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स ऑफ लालू प्रसाद एंड कर्पूरी ठाकुर। हिज पॉलिटिक्स वॉज दैट ऑफ एसिमिलेशन। और ये कास्ट में से अगर मैं कहूँ, बहुत बार होता था कि जो अपर कास्ट के लोग मारे गए तो उसमें नहीं गए। और पुलिस, सबसे खराब बात पुलिस कहती थी, आवर मैंडेट इज टू कलेक्ट बॉडी फ्रॉम द स्पॉट, नथिंग एल्स, नॉट टू स्टॉप क्राइम। शासनकाल में पुलिस का ये मैंडेट था कि ऑन रिकॉर्ड पुलिस ने कहा कि हमारा तुमको बॉडी हटाओ वहाँ से। उस समय के अधिकारियों से, जो आईपीएस सबसे बातचीत की, रोकने का काम नहीं था। और मैं गया हूँ, अपने लक्ष्मणपुर बातें की बात की, मैं गांव गया हूँ, ट्विन गांव में उसके परिवार से जो ज़्यादा हत्या हुई है, उस गांव को देखा, उस स्पॉट को गया, मैं सेनारी गया हूँ, बारा गया हूँ, मियाँपुर गया हूँ, सारे इन जगहों पर देखा है। और देखिए कोर्ट में कितने एक्विटल्स हो गए। तो उनका जो दर्द था, मतलब सोन नदी के इस पार और उस पार लहू के रंग, मतलब आप इस पार उस पार आए, किसी को मार के, ब्रूटली मार के चले गए, लाइन में खड़ा करके चले गए, और उसमें एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी बनाना और उस पर काम नहीं करना, ये सोशल एम्पावरमेंट का एक विरोधाभास का दौर था कि वहाँ उस पर भी काम किया जाना था। तो वो कहीं न कहीं अनफॉर्चुनेटली कास्ट जो होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो डिवाइड है, उस पीरियड में काफ़ी प्रोनाउंस्ड हुआ। पॉलिटिकली सम पार्टी माइट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, टू कॉल देम सोशलिस्ट पार्टी अदरवाइज। लेकिन मुझे लगा कि ये दौर को अगर रीराइट करने का चांस, दिस कुड हैव बीन रीरिटन। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो कास्ट का जो मैं बता रहा था गुरु की, बाद में वो जाति सभाएं जाति सेनाओं में कैसे तब्दील हो जाती है, कितना मतलब रणवीर सेना, पांडव सेना, भूमि सेना, लौरिक सेना। तो मैं तो कभी मन करता है कि मैं, अब होता क्या है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से लिखेंगे तो लीगल केस कर देते हैं। मैं फिक्शन लिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी हो, कोर्ट में मुझे ड्रैग करें, इतने कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती है। लेकिन इसको पॉपुलर हिस्ट्री में मैप करना, जाति सभा से जाति सेना का सफ़र जरूरी है। जातीय नरसंहार, किडनैपिंग और अक्रॉस, आप मिडिल क्लास में हैं, आप लोअर क्लास में हैं, आप हाई क्लास में, आप सब प्रभावित हैं। संतोष जी, एक केस मेरे मन में है, इनफैक्ट दो केसेस मेरे मन में है, शिल्पी जैन और चंपा विश्वास। शिल्पी जैन पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा हैं, मिस पटना बनती हैं। उनकी डेड बॉडी और डीएनए फॉरेंसिक के बाद स्थापित हुआ कि रेप के बाद उनकी हत्या। दूसरा चंपा विश्वास, आईएएस अधिकारी की पत्नी, इंस्टीट्यूशनल रेप, और उसके तार भी प्रमुख एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ते हैं। ये केसेस आम नहीं, इसने बिहार वासियों की आत्मा को झकझोर के रख दिया था। एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं इनको? आप उसी चेन में देखिए जैसे आपने किडनैपिंग, जातीय नरसंहार को एक्सप्लेन किया। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बराबर इसकी चर्चा होती है। किशोर कुणाल जी जो नहीं रहे, उनकी किताब दमन तक्षकों का, हाँ जी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने बहुत, शिल्पी जैन वाले केस में जब उनको दिया गया है तो कैसे उनकी बॉडी को एक्सक्यूम करके वो इन्वेस्टिगेशन फिर से उसको करते हैं। और सैडली फॉर दोनों केसेस के लिए, चंपा विश्वास वाले केसेस में और उस वाले केसेस में, कोई डिस्पाइट ऑल द इंसिनुएशंस वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हॉन्ट करता रहेगा उस पीरियड में, जो भी रूल किए हैं उस पीरियड को, जो चीज़ें हुई है। और
अब चूंकि लीगल कंक्लूजन नहीं पहुंचा है इस पर कोई कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है, तो मैं जो जर्नलिस्ट इस पर कोई मोटिव एस्क्राइब नहीं करूंगा। बट मैं ये जरूर इतना जरूर कहूंगा कि उस पीरियड के बहुत बड़े लॉलेसनेस के बहुत बुरे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दीज आर बैड एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री विच विल कीप चेंजिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दोज डे। नहीं, ये तीनों मतलब ये घटनाक्रम जो है सर, वो किडनैपिंग्स की हमने चर्चा की, जातीय नरसंहार की हमने चर्चा की, महिला सुरक्षा की हमने चर्चा की, एक वो बिहार और एक आज का बिहार, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आज के बिहार को अगर हम 2005 के बाद का बिहार अगर हम लिखेंगे या उसको ऑब्जर्व करेंगे तो बिहार पुलिस में सर्वाधिक संख्या महिलाओं की पूरे देश में, नॉट ओनली एट द कांस्टेबल लेवल बट एट द लीडरशिप लेवल एज वेल। पंचायतों में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, बाईसाइकिल की स्कीम, लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट स्कूल में बढ़ना, तो मातृ शक्ति के दृष्टि से बिहार में एक बुनियादी परिवर्तन 2005 के बाद, जो हाइपोथेसिस मैं यहां आपको कहना चाह रहा हूं कि व्हेन देयर इज स्टेबिलिटी, व्हेन लॉ एंड ऑर्डर इज नॉर्मल, देयर आर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ इंक्लूडिंग जेंडर जस्टिस। उसको आप कैसे देखते? देखिए, इसका 3 पार्ट है। मतलब मैं अब जो प्रश्न पूछा है तो इसको और कस्टमाइज सिंपल कर देता हूँ इसको। जो बीएसपी फैक्टर है, बिजली सड़क पानी फैक्टर, जो हमारा बेसिक था, अब नीतीश जी बड़े क्यों लगते हैं कि लालू जी के टाइम में माइनस बहुत ज़्यादा था हमारे पास। हम रेमिंगटन टाइपराइटर से इसको एकदम आईटी के हाई एंड पर ले गए। रेमिंगटन टाइपराइटर से हाई क्लास सुपर कंप्यूटर। हाँ, मतलब कि आप जब आप सेक्रेटेरिएट में कोने में जाते थे तो बीटल स्टैंड कॉर्नर्स आपको मिलते थे, और आज आप उसी सेक्रेटेरिएट में जाइए तो आपको लगेगा 5 स्टार होटल में आ गए। ऐसे सचिवालय में पान की पीक के थूक का एक स्थान, मैं सरल कर दूं, संतोष जी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, मैं नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग उस बिहार में बड़े हुए हैं। और आज सचिवालय की स्वच्छता, खैर मैं वो कह रहा हूँ कि एक पार्ट जो गवर्नेंस का सबसे बड़ा पार्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल का है। अगर मैं आप कहेंगे कि नीतीश जी को एक वर्ड में डिफाइन करूंगा, मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट वर्ड। वेदर इट इज़ रोड्स, स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स और वट एवर बिल्डिंग्स, सेक्रेटेरिएट का ले लीजिए, कहीं से कहीं लीजिए, पटना में ही बिहार म्यूजियम, आपका जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है सरदार पटेल भवन, दीज आर द आर्किटेक्चरल वंडर्स। हाँ, पटना के 2 तो मैं कहूँगा, बापू सभागार थर्ड, ये 3 चीज़ें हैं। और आप देखिए नालंदा का, राजगीर का ग्लास ब्रिज। हाँ, हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे जो टूरिज्म, उस पर अब हमने काम करना, जिसमें कि इमेंस पोटेंशियल है। रवांडा जैसी कंट्री जो कि अभी कुछ दिन तक ग्रिफ स्ट्रिकन थी, वायलेंस स्ट्रिकन थी, और उसने किस तरह से टूरिज्म पोटेंशियल को रियलाइज करके इतना किया है, हमारे पास तो फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड। तो दैट इज वन पार्ट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं भूल नहीं जाऊँ, मेरे प्रश्न क्या था, फिर से याद दिलाइएगा। महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका। तो फर्स्ट पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड पार्ट सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर्स में मैं बराबर बोलता हूँ कि टू बोरो फ्रॉम सहवाल गुप्ता, एंड आई थिंक ही हैज आल्सो बोरोड फ्रॉम समवन, कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंसी जो है ना, इसकी बात करते हैं। तो उन्होंने, नीतीश कुमार ने इस तरह से काम किया कि उन्होंने देखा कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो 50% जो रिजर्वेशन था वो एक लैंडमार्क डिसीजन था। फर्स्ट टर्म में लोग डिराइड करते थे मुखिया पति, सरपंच पति, क्योंकि पति ही घूमते थे, उनको ही मुखिया समझते थे। और मैं गलत नहीं हूं तो भारत में ये करने वाली पहली सरकार हमारी थी, पहली सरकार थी। वो मुखिया पति, सरपंच पति, मतलब मुखिया बनती थी महिलाएं, लेकिन उनके पति चलाते थे। तो शुरुआत के दौर में जी। तो नीतीश जी कहते थे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो वो एक असर्शन आता है। फिर जो साइकिल वाली योजना है उसने क्रांति ला दी। पहले आप देखते हैं कि गांव में लड़कियों को साइकिल चलाते देखते थे तो लगते थे ये लड़की साइकिल चलाएगी, तरह तरह की फप्तियां फंसती थी। अब वो एक एम्पावरमेंट का, ट्रांसफॉर्मेशन का व्हील बन गई। साइकिल बिकेम द व्हील, सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल चला रही है। बोरोइंग फ्रॉम करपी ठाकुर, क्लास 1 से लेकर मास्टर्स तक, इवन प्रोफेशनल कोर्सेज तक, फी वेवर्स, रियायत जी, फी वेवर्स। फर्स्ट टाइम सुशील कुमार मोदी केम अप विद द जेंडर बजट कि किस किस डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए कितना है। करेक्ट, बिहार में उसमें दिया कि तो महिलाओं के लिए कहाँ कहाँ क्या किया जाए, किस किस पॉकेट में क्या किया जाए। एंड देन द जीविका दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 10 लाख से अदर ग्रुप्स। तो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस के, सोशल सेक्टर्स के बड़े पॉइंट हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ हमारा छूट गया, एजुकेशन में हमने टीचर्स तो ले आए, क्वालिटी टीचर्स नहीं लाए।
हमने संख्या ले आए, हमने नवोदय नहीं लाया, हमने सिमुलतला को रेप्लिकेट नहीं किया। जो हमारा छूट गया हमसे वो भी बोलना चाहिए, हमसे इंडस्ट्री छूट गई। तो सोशल सेक्टर्स में काम हुआ, हेल्थ में काम हुआ, एजुकेशन में काम हुआ, मैं मानता हूँ काम हुआ, और इस पर जो मैंने बिजली सड़क पानी वाला इस सेक्टर में काम हुआ। और गवर्नेंस में ये लॉ एंड ऑर्डर में ऐड कर दूं कि देखिए अभी भी लैंड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, लैंड से रिलेटेड, बिजनेस राइवलरी, लव ट्रायंगल, इस तरह के केसेस के कारण क्राइम्स हो रहे हैं। एस्पिरेशनल क्राइम भी हो रहे हैं कि आप कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर हैं, आपकी राइवलरी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि नंबर्स में क्राइम की संख्या, मर्डर्स कम हो गए हैं। अब तुलना कीजिएगा कंपेरेटिव, मर्डर्स कम नहीं हुए हैं। हाँ, किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं हो रहे हैं, रेप की संख्या ऑफ कोर्स कम हुई है, रोड रॉबरीज नहीं हो रही है, क्राइम की नेचर। अभी देखिए साइबर क्राइम का हब बना हुआ है बिहार, हम उसमें भुगत रहे हैं, एक से एक डिजिटल अरेस्ट की कहाँ क्या क्या कहानी, कहाँ कहाँ उसके तार टूट रहे हैं। तो वी हैव चैलेंजेज ऑन लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट। वी कैन नॉट से कि लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर हम वी शुड, हाँ, प्रोफाइल ऑफ क्राइम हैज चेंज। पहले डकैती हुआ करती थी, अब आपके OTP से पैसा दे के पैसा निकाल लेगा। तो वी हैव चैलेंजेज, वी हैव टू बी इक्वल टू द टास्क। DGP ने हाल में कहा कि हमारे पास अभी 50% ही अभी पुलिस फोर्स जितना होना चाहिए। दे हैव देयर कंस्टेंट, दे आर ट्राइंग टू डू। तो ऑन लॉ एंड ऑर्डर काउंट इट्स अ कंस्टेंट वर्क। नहीं, गुंजाइश तो सुधार की हमेशा रहेगी। हाँ। मैं बिल्कुल आपसे सहमत मैंने दोनों क्राइम के हाँ, प्रोफाइल मैंने कंपैरिजन कर दिया। पूर्णता की ओर तो यात्रा है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, गंतव्य नहीं है, ये यात्रा है गुड गवर्नेंस की, जिसपे हम लोग चल रहे हैं जी। एक केस जो आउटलुक में एक खबर छपती है, CM हाउस में एक शादी उनकी बिटिया की, कई डीलरों के शोरूम में लगभग, ये आउटलुक के मार्फत मैं रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, कई डीलरों के शोरूम से लगभग 45 नई कारें, 1 दर्जन दुकानों से लगभग 100 सोफा सेट और अन्य फर्नीचर, विशिष्ट शोरूम से 7 लाख रुपए के डिजाइनर सूट और कपड़े, लगभग 50 किलो ड्राई फ्रूट और अन्य किराना सामान, हजारों रुपए मूल्य के सामान उठा लिए गए। आप पत्रकार के रूप में इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे और आपने अपनी पुस्तक में भी इस घटना को लिखा है। ये लॉलेसनेस और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम नहीं है क्या? You may say that, but of course इस घटना की, I think if I correct remember, it was during the wedding of his second daughter। वो हुआ है, तो उसमें कि कार के शोरूम से मंगाए गए, बहुत किसने लाए भाई कि उनको उनके समधी को लाना था, ये चीज़ें हुई है। और ये चीज़ें हुई तभी तो बार बार रेफर की जाती है ना, और कोई इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। अगर मान किसने XY, प्रॉपर नाउन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, हु ब्रॉट देम, व्हाई दे ब्रॉट, करेक्ट, हाँ, करेक्ट, हाउ एंड हाउ, व्हाई, दैट इज द क्वेश्चन, हु इज नॉट द क्वेश्चन, नॉट आस्किंग। वो छोटा डिबेट छोटा हो जाता है कि आपके मुख्यमंत्री हैं, आपकी बेटी की शादी है, तो यू हैव टू इंश्योर कि फेयरनेस हो। बट दिस इज अ सिम्पटम ऑफ अ फ्लेलिंग स्टेट। हाँ, मतलब ये अगर ये चीज़ें, ये तो एक होता है ना कि आपको सत्ता मिल जाती है, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप पावर ऑफ पीपुल देखिए, वही आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना। व्हेन आफ्टर यू लॉस्ट पावर यू हैव बीन स्ट्रगलिंग। तो पीपुल डेमोक्रेसी में तो सबसे बड़ा जवाब तो जनता है ना। वो तो आपको चाहे इसकी X की सरकार को, Y की सरकार हो, वो किसी के लिए, वो तो आपको अकाउंटेबिलिटी उनके साथ है आपके पास, वो आपकी अकाउंटिंग करेगी। नहीं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक ऐसा केस है जो आज भी उसकी चर्चा होती है और होनी चाहिए, आप कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की आखिरी प्रश्न की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और आज के दौर में ये प्रश्न इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि उनके नाम के आगे जी लगा करके जिंदाबाद भी किया जा रहा है। पार्टी के अधिवेशन में शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद कहा गया है। शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद कहा गया है, ये क्या दर्शाता है ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन जिनके डर में पूरा सिवान और बिहार पीड़ित रहा, DGP ओझा को बर्खास्त तक कर दिया गया, आपने लिखा है। राबड़ी देवी सरकार के द्वारा शहाबुद्दीन पे कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई गई? और जब मैं शहाबुद्दीन जी का नाम ले रहा हूं, शहाबुद्दीन जी जैसा तेजस्वी जी कहते हैं, सटायर है, वहां चंदा बाबू भी याद आ रहे हैं। वो भी याद आ रहा है जब अपने विरोधियों को एसिड से नहला दिया जा रहा था। ऐसे शहाबुद्दीन जी जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं अपने मंच पे, ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, बट अब फैक्ट बेस्ड है। कोई कौन पार्टी किस कंस्टेंट से किसको पॉलिटिकल आइकन बनाती है, अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करती है, इट इज़ देयर डिस्क्रिप्शन। बट मैं एज एन फियर्सली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैंने तो
उनको प्रोफाइल किया है कि भाई हमारी एक बार मेरी बातचीत भी उनसे हुई थी और ही टॉक्ड अबाउट रामायणा गीता ऑल द प्रोफाउंड थिंग्स। हाँ, तो वो एक दैट वाज द अनदर पार्ट ऑफ शहाबुद्दीन। लेकिन अब कोर्ट का कन्विक्शन, खास करके चंदा बाबू की फैमिली के साथ में 2-3 बार मिला। चंदा बाबू नहीं रहे उनके आप मिले हैं, आपने इंटरव्यू किया है? हाँ हाँ, मैंने जी। इंटरव्यू किया, 2-3 बार किया इंटरव्यू किया। उनके बेटे से मिला, एक छोटा सा बेटा है वो एक पैर से वो थोड़ा सा नहीं चल पाता है। तो उसने सारी कहानी बताई कि क्या हुआ, और चंदा बाबू ने भी बताई थी अपना स्ट्रगल। पहले उनके 2 बेटे, उसके बाद फिर जो थर्ड जो उसका जो विटनेस था उसकी हत्या, और उसमें कोर्ट का भी फैसला आया। तो ये सारी चीज़ें हुई। और सिवान में जो दहशत उन्होंने जो बताया कि जो लोग बिजनेसमैन ईश्वर की तस्वीर नहीं लगाते थे, शहाबुद्दीन की तस्वीर लगाते थे अपनी दुकानों पर, डर था। और ऐसी सी बात बताए कि अगर दूर में कहीं पोस्टर अगर आपको दिख जाए शहाबुद्दीन जी की, तो उस तरफ लोग यूरिनेट नहीं करते उस डायरेक्शन में, क्योंकि इट अमाउंटेड टू डिसरिस्पेक्ट। और ये भी लोगों ने बताया कि यही राजेंद्र प्रसाद का सिवान है, जीरादेई, कुछ ही दूर वहाँ से जाओ करके। एक लंबे पीरियड तक जो सिंबलाइज होता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ज्ञान, मतलब प्रज्ञा के लिए, और वही सिंबलाइज हो रहा है शहाबुद्दीन के लिए कुछ वर्षों के बाद, 96 के बाद। ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के एमपी भी रहे, वो उनके पास एक लंबी फहरिस्त हुआ करती थी। जब उनसे बात करता था कि देखिए इनके टाइम में एक्सेस कितने मर्डर्स हुए हैं, इवन एमवाई कम्युनिकेशन की बात तो यादव की लिस्ट दिया करते थे। तो वो तो उसमें लीगल फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है, उसमें ज़्यादा ड्वेल करने की आई थिंक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है, इफ़ दे आर लुकिंग एट ए कंस्टिट्यूएंसी, तो इट इज़ देयर कॉल, इसमें आई कांट से। बट that is I think best forgotten. That period of Bihar should be best forgotten. किडनैपिंग बेस्ट फॉरगॉटन, नरसंहार बेस्ट फॉरगॉटन, चंपा बिस्वास बेस्ट फॉरगॉटन, शिल्पी जैन बेस्ट फॉरगॉटन, किसले बेस्ट फॉरगॉटन। संतोष जी देखिए, हम इस बिहार के ही हैं। खैर, अपने डिस्कशन के आखिरी चरण में हम लोग चलेंगे, और आपकी पुस्तक, आपकी स्कॉलरशिप की चर्चा अधूरी रहेगी अगर हम नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा ना करें। हमने एटलन डिस्कस किया कर्पूरी ठाकुर जी को, हमने एटलन डिस्कस किया लालू जी के शासनकाल को, या पटना हाईकोर्ट के शब्दों में जंगल राज को। नीतीश जी का शासनकाल आया, आप वापस आए, तो मैं कहीं ना कहीं उनके शासन में आने और आपके पत्रकारिता पटना में आने को साथ जोड़ करके देख रहा हूं। कुछ हमने बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं की स्कूलों में, शासन प्रशासन में बढ़ती भागीदारी, पंचायतों में बढ़ती भागीदारी। आप रूल और मिसरूल में एक आपने विश्लेषण किया है, लेकिन नीतीश कुमार एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, नीतीश कुमार एज अ चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार एज अ फेस ऑफ चेंजिंग बिहार, आप कैसे परिभाषित करते हैं? अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े में दर्शकों को बता दूं, बस आप शुरू करें उससे पहले। बजट का आकार 23,000 करोड़ से 3.25 लाख करोड़, जीएसडीपी 73,000 करोड़ से लगभग 11 लाख करोड़, औसत आर्थिक विकास दर तब 4%, अब 12%, कृषि विकास दर, राजकोषीय घाटा, प्रति व्यक्ति आय, तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो गवाह देते हैं कि एनडीए की संयुक्त सरकार जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे, उसमें बुनियादी ढांचा में परिवर्तन और हम विकास की ओर बढ़े हैं। बट नीतीश एज अ पर्सन, आपने उनकी यात्रा को बहुत क्लोजली देखा है, पढ़ा है, लिखा है, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट्स क्वाइट ए लॉन्ग स्टोरी, बहुत टेक योर टाइम। हाँ, नहीं, बहुत अब देखिए, मैं जब अपना इनिंग्स पॉलिटिक, ये अपना लेखन का, अपना जर्नलिज्म का इनिंग्स फिनिश करूँगा, अब मुझे कुछ अपने पोते पोतियों की कहानी सुनानी होगी, तो मैं बहुत प्राउडली कहूँगा कि आई कवर्ड वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स, नो डाउट अबाउट दैट। अगर 4 मुख्यमंत्री मेरे दिमाग में आते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, the maker of modern Bihar, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, 47 to 61. 47 to 61। लेट में करेक्ट, उसके पहले प्रीमियर थे 37 to 39, 46 to 47, उसके बाद 47 ऑनवर्ड टू 1961 टिल हिज डेथ। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था श्री कृष्ण सिंह जी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार। ऑल द बिग इंडस्ट्री, बिग थिंग यू कैन थिंक ऑफ, जूट मिल, शुगर मिल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, बेगूसराय में 13 इंडस्ट्री, हब ऑफ इंडस्ट्री, रियल डेवलपमेंट मैन, जिन्होंने एक फाउंडेशन मैन ऑफ द स्टेट। देन केम कर्पूरी ठाकुर, द सोशल एम्पावरमेंट ऑफ बिहार। लालू प्रसाद, हु गेव सोशल एम्पावरमेंट बट ... नीतीश कुमार, द डेवलपमेंट मैन हु कुड हैव डन बेटर। ये मेरी 4 कैटेगरी है।
कमिंग टू नीतीश कुमार, कि ये जब आते हैं तो इन्होंने देखा कि हमारी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशन क्या है। उन्होंने देखा कि मेरी सोशल कंस्टिट्यूएंसी जो है मात्र 2.9% की है। और हम सब डिस्कस करते हैं, कभी भी ये डिस्कस नहीं करते हैं नीतीश कुमार को ओबीसी नेता कोई नहीं बोलता है। इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स और अदरवाइज नीतीश को नोबडी कॉल्स हिम एन ओबीसी लीडर, बट इन प्रैक्टिस इज नॉट। भले ही सीट जब शेयरिंग होती होगी तो वो कैलकुलेशन जरूर देखते हैं, लेकिन उनका जो फसाड है वो पूरा डेवलपमेंट में इनका उसके इर्द गिर्द है। मैं ऑलवेज से कि इट्स लाइक द कास्ट इज लाइक द वनीला आइसक्रीम ऑफ बिहार एंड द डेवलपमेंट कोटिंग इज द टॉप चॉकलेट दैट इज नीतीश कुमार। वो जो कोटिंग है ना ऊपर में, वो दिखने नहीं देता वनीला को। ही इज दैट चॉकलेट। वो जब मेल्ट करता है तब वो दिखता है, मेल्ट करता है बीच बीच में। तो नीतीश कुमार का मैं एक तरह से देखता हूं कि द डेवलपमेंट मैन, द सोशल इंजीनियरिंग मैन, एक आदमी जिसने कि एक ऐसी एक कोलिशन को जन्म दिया इंडिया में, नॉट बिहार में, जिसमें कि एक तरफ अपर कास्ट वोट कर रहे हैं और एक तरफ दलित वोट कर रहे हैं। द सोशल एक्सट्रीम्स, बोथ सोशल एक्सट्रीम्स वोटिंग टुगेदर फॉर द सेम कॉम्बिनेशन, समथिंग दिस नेवर हैपेंड। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन कर्पूरी जी के बारे में जब आपने कहा कि वो भी फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड नहीं करते थे, नहीं वो नहीं कल्पना करते थे। ऐसी थी क्या नीतीश जी कर्पूरी जी के फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे थे? हाँ, मैं आपसे उनके टाइम उसका एक्सटेंशन है। हाँ मैं जी कर्पूरी ठाकुर वाज व्हाट इज द पॉपुलेशन, हिज कास्ट 1.5%, ईबीसी नाई का पॉपुलेशन है, बट ही वाज जननायक। करेक्ट। क्योंकि देखिए, मैं उनको अलग कैटेगरी मानता हूं, मैं कास्ट में डालता ही नहीं हूं। जी, जी। जो नेता मूवमेंट से आते हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट, सावधानंद सरस्वती के मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, उनको आप कास्ट कैटेगरी में अगर डालेंगे तो आप अपमान कर रहे हैं उस नेता को। क्योंकि जहां जा रहे हैं उसकी जाति से ऊपर उठा हुआ है। वो तो जननायक थे, उनको तो 80 के बाद लोग ईबीसी बना दिया, 80 के पहले तो जननायक थे वो तो उनको स्ट्रगल करना पड़ा। जबकि वो जलेल चक भगोरा 86 के मैसेकर में जाते हैं और कोने में खड़े हैं बेचारे, और इनको विरोध होता है कि कहीं पिट नहीं जाएं, तब एक पटना के फोटोग्राफर दीपक कुमार उनको वहाँ से एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं कि आप चलिए, हम माहौल ख़राब हो रहा है। पहली बार ही फेस्ड, एंड देन तो कुछ दिन का 88 जनवरी में, फरवरी में उनका देती हो जाता है। तो वो एक जन है। अगेन नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सोशल इंजीनियरिंग, सोशल एम्पावरमेंट को इंट्रोड्यूस करना, खास करके महिला सशक्ति बनाना पार्ट। वो उनकी महिला सशक्तिकरण जो है, वेदर इट इज बाय स्किल, वेदर इज पंचायत, वेदर इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जीविका, ये उनकी लास्टिंग लेगेसी रहेगी। पुल पुलिया तो टूट जाएंगे, पुल पुलिया टूट जाएंगे, फिर से रिपेयर हो जाएंगे। जो लास्टिंग लेगेसी जो होती है वो सोशल एम्पावरमेंट होता है, वो इनका रहेगा। बीच में ऑफकोर्स आप यू कैन एक्सपेक्ट मोर, इट इज़ नॉट ए गवर्नमेंट जॉब, 20 ईयर्स आप सैडल में रहते हैं। तो जो हमारी शिकायत है एज ए पत्रकार, एज ए बिहार सिटीजन, कि आप इंडस्ट्री में बड़ा कर सकते थे। हमको एक, आज मेरा बेटा अगर बेंगलोर में काम करता है तो वो आईटी यहाँ क्यों नहीं है, ट्रांस गंगा में क्यों नहीं, हाजीपुर में क्यों नहीं है, उसको बेल्जियम के क्लाइंट के लिए काम करना है, वो हम हैदराबाद का आईटी हब क्यों नहीं बन सकता है, गुड़गांव का क्यों नहीं बन सकता है। और हमारा है कि इतना बड़ा, मैं लो हैंगिंग फ्रूट की बात कर रहा था, इतना वास्ट पोटेंशियल है हमारे पास टूरिज्म का, जो हम अब एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह है, कैमूर का दुर्गावती जलाशय चले जाइए आप, मतलब भीम बांध मुंगेर का चले जाइए, या फिर अभी जो नवादा वाला जो आपका वाटरफॉल है, ककोलत है, तो हमारे पास फैले हुए हैं, उसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। हम लोग राजगीर, बोधगया, बुद्ध सर्किट करके चले आते हैं। बहुत अच्छी बात हो रही है कि लछुआर में डेवलप करने की बात हो रही है, तो उस चीज़ को, ये हमारा रह गया है, इंडस्ट्री हमारी रह गई है। अब हम इथेनॉल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास कोका कोला और सब कंपनियां आ रही है, हम सीमेंट में अब इस खुल रहा है। लेकिन दिस समथिंग आई कुड हैव एक्सपेक्टेड हैपन 5 ईयर्स 6 ईयर्स बैक। 10 से 15 का फेज पॉलिटिक्स में चला गया। कहीं ना कहीं उनको नेशनल एम्बिशन लगा कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो हमारा ये चीज़ें ये चीज चली गई है। तो यही शिकायत है कि इंडस्ट्री में हम उसको एक बड़े ग्लोबल मैप पर ले जा सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आई प्राउडली टेल हूसोएवर कम्स टू बिहार, आई आल्सो बिकम इन्वेस्टर फॉर ए फाइल, कि भाई आप बिहार को बहुत कर्ज किए हो, यू गो टू बिहार रोड्स नाउ। आप देखो बिहार के हाईवे देखो, अब मैं कहीं की फोटो वीडियो करके भेजता हूँ कि देखो कि कितनी अच्छी सड़कें हो गई। क्योंकि इतना बदनाम किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 लाख से अधिक किलोमीटर रोड्स बने हैं 20 साल में। ये कहना कि कुछ नहीं हुआ है, मैं फील करता हूँ। मेरा घर रामचुआ, मैं बचपन में जाता था 3.5 घंटा लगता था 35 किलोमीटर में, आज मैं 45 मिनट्स में जाता हूँ। वाई कैन नॉट बी आई बी प्राउड, आई कैन कंप्लेन, ऑफकोर्स आई विल कंप्लेन,
about more things कि भाई I expect more from You have every right to complain. every right to complain, everybody has right to complain. तो मेरा यही है कि on that plan I will criticize him कि sir you could have done better with industry, जहाँ कहीं ना कहीं वो hold back आपको कर रहा था, but I will still give you 8 out of 10. बहुत अच्छा विश्लेषण संतोष जी, और बिल्कुल जैसा आपने कहा, बिहार इज द वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं है। हम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल देखें, आपने सड़कों की बात की, सड़कों के जाल की बात की, पटना से बिहार के किसी कोने में आप सेम डे जाकर के सेम डे आ सकते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एकदम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर हो, जेंडर जस्टिस हो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो, सोशल इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड द रिक्वायरमेंट फॉर मोर, ये बहुत सही परिभाषा आपने अपने अनुभवों से दी है। आप स्कॉलर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल हिस्टोरियन, और मुझे लगता है कि बिहार को पढ़ने समझने के लिए एक निष्पक्ष, डिस्पैशनेट, ऑब्जेक्टिव साहित्य का अध्ययन करना हो तो आज से 100 वर्षों बाद भी, 150 वर्षों बाद भी, 200 वर्षों बाद भी, जब भी बिहार के इस काल की बात होगी तो निश्चित रूप से संतोष सिंह जी का नाम और उनकी पुस्तकें जरूर आएंगी। आप बिहार संवाद में हमारे साथ आए और मुक्त चिंतन में कहता हूं, मुक्त होकर के हम लोगों ने संवाद किया, जरूर बात किया। दिस कंटेंट इज फॉर पोस्टेरिटी। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज आई हैव गिवन, गुरु। थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर्ड सर। थैंक यू, धन्यवाद।